बाजार में है जबरदस्त एक्शन का दिन, जहां इंडेक्स, निफ्टी और सेंसेक्स है मजबूती के साथ रिकॉर्ड पर, तो चौतरफा मार्केट में है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली का माहौल। ऐसे में आखिरी 1.5 घंटा कैसा रहेगा और कल की क्या करें आप तैयारी रहेगा, फोकस इसी पर। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। इंडेक्स लेवल पर तो है दमदार एक्शन, पर आज ब्रॉडर मार्केट्स में फिर से बन रहा है थोड़ा दबाव। तो जानेंगे अनिल जी से कि इस समय बाजार पर किस तरह की स्ट्रैटेजी बनाएं और कहां करें आप फोकस। सर बताइए इस समय की बड़ी बातें क्या है? दिन बड़ी बातें आती दिख रही है हमारे अपने बाजारों की और ग्लोबल मार्केट्स की। हमारे अपने बाजारों ने रिकॉर्ड बनाए, सेंसेक्स और निफ्टी अब ऐतिहासिक स्तरों पर पहुंच चुके हैं और आज जो हमने हाईएस्ट लेवल छुए हैं वो इतिहास में दर्ज हो चुके हैं। ये आपके लिए बड़ा एक्शन वाला दिन रहा है। 16,359 ये है आपके लिए जो हमने अब तक का नया रिकॉर्ड बनाया है। यहाँ पर अब 16,360 होने के बाद अब नया रिकॉर्ड निफ्टी पर बनेगा। 54,717 सेंसेक्स का पुराना रिकॉर्ड था, अब 54,779, 54,780 जब छुएगा तब नया रिकॉर्ड बनेगा। बैंक निफ्टी भी कोशिश कर रहा है एक ब्रेकआउट देने की, 36,200 के पार निकला, 36,300 तक भी पहुंचा, लेकिन अब थोड़ा सा नीचे आया है, फिर से 36,000 के आसपास आता हुआ दिख रहा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग रुझान यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। आईटी, फाइनेंस, प्राइवेट सेक्टर, बैंक्स, ये सारे के सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो बड़ी मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। सरकारी बैंक, रियल एस्टेट शेयर थोड़े कमजोर हैं। मेटल और एफएमसीजी शेयरों में आधा से 1% तक का नुकसान आपको देखने को मिलेगा। डाउ फ्यूचर सुस्त हैं, हल्के कमजोर, बहुत ज्यादा कमजोरी नहीं, बहुत ज्यादा बिकवाली नहीं है, एकदम फ्लैट है। तो 8 ही पॉइंट रह गए हैं। यूरोप के बाजारों में भी सुस्ती का कारोबार होता हुआ दिखेगा। ये आपके लिए बड़े एक्शन वाला अब तक का माहौल जो रहा है बाजार का आपके सामने। जी दीप। बिल्कुल सर, तो इंडेक्स पर तो बढ़िया एक्शन है ही सर, पर आज जो ब्रॉडर मार्केट्स में गिरावट आई है उस पर आपकी राय। और अनयूजुअल डे है सर, अभी तो खैर बैंक निफ्टी थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है, बट बैंक्स और आईटी स्टॉक्स दोनों एक साथ चढ़ रहे हैं, तो दोनों तरफ से आपका व्यू जानना चाहूंगा सर। क्या मेक करें इस मार्केट एक्शन का? ठीक है दीप, कोई खास समस्या वाली बात नहीं है। हाँ, एक जरूर ये कह सकते हैं कि दिन के दौरान बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट देने की कोशिश की और लगा भी ऐसा कि वाकई में बैंक निफ्टी 36,100 के ऊपर बंद हो सकता है, 36,200 के ऊपर बंद हो सकता है, लेकिन आखिरी 1.5 घंटा इंटरेस्टिंग, अब थोड़ा सा नीचे आया है बैंक निफ्टी 36,000 के आसपास। कोई खास समस्या वैसे दिक्कत वाली बात नहीं है। निफ्टी अभी भी मजबूत है, हालांकि ऊपरी स्तरों से निफ्टी भी 100 पॉइंट नीचे आता हुआ दिखा। तो यूजुअल प्रॉफिट बुकिंग एक तरह से आप कह सकते हैं जो आमतौर पर लाइफ टाइम हाई के आसपास आती हुई दिखती है। ग्लोबल मार्केट भी आपको सुस्त नजर आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बहुत चिंता की बात है। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग तो दिखेगी। अगर हम हर वक्त हरे निशान में देखने के आदी हैं तो समस्या है, बाकी कहीं कोई दूर दूर तक दिक्कत नहीं है। जब तक देखिए सिंपल सा एक फॉर्मूला है दीप, जब तक 16,100 नहीं तोड़ता है तब तक आपको सोचना भी नहीं है कि कमजोर है। मतलब खराब तो बहुत दूर की बात है। 16,100 के नीचे जाएगा निफ्टी तो ही आपके लिए पहला सावधानी का संकेत आएगा कि भाई पोजीशन रिव्यू करें, ज्यादा तो नहीं है। बाकी ठीक है, किसी दिन आपको प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी, किसी दिन बाजार थोड़े भागते हुए नजर आएंगे, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, होनी भी चाहिए। बाजार की सेहत के लिए ठीक है। समय समय पर कमजोर ट्रेडर्स साफ सफाई होती रहती है तो थोड़ा बाजार मजबूत होकर आगे बढ़ते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई खास दिक्कत है। न ग्लोबल मार्केट्स खराब है, न कल के आप एफआईज के डेटा देखें तो बहुत खराब है। घरेलू फंड थोड़ा बहुत बेच ही रहे हैं। कोई रिजल्ट में ऐसा एक भी नहीं जहां पर आपको एक्सीडेंट नजर आए जिसकी वजह से आपको ये लगे कि बहुत कुछ खराब हो गया है। तो मेरे ख्याल से खराबी कुछ भी नहीं है। इसे एक नॉर्मल रूटीन प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर देखें। बहुत फंडा क्लियर है दीप कि तेजी के साथ बाजार आगे बढ़ेगा, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी और कमजोरी के साथ नीचे की तरफ आएगा तो लोअर लेवल से सपोर्ट और खरीदारी आती हुई दिखेगी। और डेटा भी मैं तैयार कर रहा था दीप, अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा भी विस्तार से। बहुत इंटरेस्टिंग डेटा बने हुए हैं, वो डेटा एकदम साफ साफ आपको ट्रेडिंग रेंज और ट्रेड सेटअप भी बता रहे हैं, जो हम थोड़ी देर में विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। इंट्राडे गिरावट जो आ रही है, सही अच्छे सपोर्ट लेवल पर खरीदारी करनी है, चिंता मत कीजिए। चलिए, तो कोई चिंता की बात नहीं, इंट्राडे गिरावट आ रही है, खरीदारी का मौका है। पर सर अगर हमारे इंडेक्स गिर रहे हैं, हमारे स्टॉक्स पर थोड़ा दबाव है, हमारे ब्रॉडर मार्केट्स में गिरावट है, तो क्या यूएस में इन्वेस्ट कर लें? क्योंकि अब तो ये भी ऑप्शन हमें जल्दी मिलने वाला है। मैं आपकी एनएससी की पाठशाला भी देख रहा था, रवि वाराणसी साहब के साथ काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहा। बताइए सर, अब कैसे करेंगे यूएस में निवेश?
इन्वेस्ट करे न करे, इन्वेस्ट करने की तैयारी कर लेनी चाहिए। और वाकई में एनएससी एक बहुत बढ़िया बेहतरीन प्रोडक्ट के साथ आ रहा है, जहां पर हमारे हिंदुस्तान के रिटेल इन्वेस्टर्स अब सीधे अमेरिकी बाजारों में शेयर खरीद बेच पाएंगे। थोड़े वक्त में ये प्रोडक्ट आपके सामने होगा। गिफ्ट सिटी में ये प्रोडक्ट लॉन्च किया जाएगा, जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय एक तरह से शेयरों का ट्रेड करने का प्लेटफॉर्म है। आपके जो रेगुलर ब्रोकर्स हैं, आई एम श्योर आमतौर पर ये सारे ब्रोकर्स वो गिफ्ट सिटी में रजिस्टर्ड होंगे और फिर उसके जरिए वो अमेरिकी बाजारों में वहां के ब्रोकर के साथ टाई अप करके सीधे तौर पर शेयर खरीद और बेच पाएंगे। ठीक उसी तरह से जिसे हिंदुस्तान में आकर एफआईज अपने शेयर खरीदते बेचते हैं, उसी तरह से हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स भी यहाँ घर बैठे वो शेयर खरीद बेच पाएंगे। मजे की बात यह कि शुरुआत में 50 शेयर वो होंगे सारे जो आपके पसंद के हैं, कोई फेसबुक, कोई नेटफ्लिक्स, कोई अमेजोन, कोई एप्पल, कोई टेस्ला, इस तरह के शेयर्स होंगे जो लिक्विड और फेमस नाम है। और उसके बाद धीमे धीमे शायद ये लिस्ट बढ़ेगी। और एक और इंटरेस्टिंग चीज दीप ये भी है कि जरूरी नहीं कि आप एक शेयर ही खरीदें। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ये जरूरी नहीं कि आप एक शेयर पूरा का पूरा खरीदें, फ्रैक्शन ऑफ शेयर भी खरीद पाएंगे। यानी कि आप $2-3 से लेकर $5 के बीच में मिनिमम आपको पैसा लगाना है। $2-3 का मतलब कितना हुआ? $200, और $5 का मतलब हुआ $350-400 रुपए, ठीक है ना। उतने से ही आप शुरुआत कर सकते हैं। और मैक्सिमम जो आरबीआई की लिमिट है $2.5 लाख हर साल, यानी कि काफी लिमिट है, कम नहीं है। $2.5 लाख आप आराम से हर साल निवेश कर सकते हैं। तो इसकी तैयारी है और आई एम श्योर हिंदुस्तान के लोगों को ग्लोबल मार्केट की तरफ एक्सेस करने का और डायरेक्टली इन शेयरों को खरीदने बेचने का एक बेहतरीन मौका मिलेगा। और उसकी भी तैयारी रहेगी। और मैं हमारे सारे दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने दोपहर में ये हमने की थी 12:30 बजे के आसपास ये एनएससी आईएफएससी की पाठशाला, अगर आपने मिस की कोई बात नहीं, क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड अनप्लान था। पहले से प्लान नहीं था कि उस नहीं तो आपको शायद सुबह ध्यान रहता था। लेकिन हम इसे वीकेंड पर और वीकडेज में फिर से एक बार चलाने की कोशिश करेंगे ताकि आप उसे देख पाए। मस्ट है, सबको देखनी चाहिए, चाहे आप ट्रेडर हैं चाहे इन्वेस्टर हैं। और मैंने कोशिश की है उन सारे सवालों के जवाब लेने की रवि वाराणसी साहब से, जो कि एक आम निवेशक और ट्रेडर के मन में आ सकते हैं विदेशी शेयरों में निवेश करने को लेकर। तो बेहद इंटरेस्टिंग पाठशाला है, मस्ट वॉच, देखना चाहिए। जी दी बिल्कुल सर, तो यहाँ पर तो बहुत ही बढ़िया आपने जो आज शो करा है उस पर हम फिर से देखेंगे। बट यूएस में या यूएस के स्टॉक्स में निवेश करने का जल्द ही आपको मौका मिलने वाला है, तो इसे भी आप हाथ से जाने ना दें। पर फिलहाल भारतीय बाजारों पर करते हैं फोकस, क्योंकि इंडेक्स लेवल पर थोड़ी सी आपको सुस्ती आती हुई दिख रही है। अब गेन्स गिव अप करके नेगेटिव टेरिटरी में है निफ्टी, और बैंक निफ्टी भी 36,000 के लेवल पर आते हुए दिख रहा है बैंक निफ्टी। काफी सारे स्टॉक्स हैं जिनके नतीजे आ रहे हैं और आने वाले दिनों के लिए कई सारे इवेंट्स भी हैं जहां पर हमें रखनी है नजर। तो आइए एक बार वहीं पर डिटेल्स जान लेते हैं मानसी और वरुण के साथ। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताइए कौन से इवेंट्स पर रखनी है नजर? गुड आफ्टरनून दीपांशु। कोल इंडिया, पावर ग्रिड, निफ्टी में नतीजे पेश करेंगे। वहीं ल्यूपिन, मनप्पुरम फाइनेंस, सीमेंस, ट्रेंट, जेएसपीएल के नंबर्स वायदा बाजार में इन पर फोकस रहेगा। एमएसटीसी की सब्सिडरी एफएसएनएल फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड में स्ट्रैटेजिक सेल के लिए आवेदन सौंपने की आखिरी तारीख है आज। कल बुधवार के दिन वायदा बाजार की कंपनियां बाटा, कैडिला, कमिंस और पिडिलाइट, इनके नतीजों का इंतजार होगा। कार ट्रेड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का आईपीओ बंद हो जाएगा। नोवोको विस्तास कॉर्प लिमिटेड का आईपीओ भी कल के दिन बंद होगा। रीट और इनविट के लॉट साइज में बदलाव कल से लागू होते हुए दिखेंगे। सभी लॉट साइज को बदलकर एक किया जाएगा। तो जो रियल एस्टेट कंपनियां रीट से जुड़ी हुई हैं, इन पर इसके चलते फोकस रहेगा। साथ ही एक कंपनी है जो कि यूग्रो कैपिटल लिमिटेड बीएसई में लिस्टेड है, कल ये एनएससी पर लिस्ट होती हुई दिखेगी, तो इस पर भी नजर रखिएगा। यूएस जून इन्फ्लेशन डेटा आते हुए दिखेंगे कल। वहीं कोटक महिंद्रा बैंक, सिटी यूनियन बैंक, फाइजर और वोल्टास एक्स डिविडेंड ट्रेड होते हुए दिखेंगे। गुरुवार के दिन वीकली एक्सपायरी और इसी के साथ निफ्टी स्पेस में आयुष्र मोटर्स, हीरो मोटर, टाटा स्टील, बीपीसीएल के नंबर्स का इंतजार है। अशोक लेलैंड, औरोबिंदो फार्मा, भारत फोर्ज, आईआरसीटीसी, एनएमडीसी, पेज इंडस्ट्रीज और पीएफसी, ये होंगे वायदा बाजार के नतीजे। आईआरसीटीसी नतीजों के साथ शेयर विभाजन पर भी ये सोच विचार करेंगे। साथ ही कैम्प्लास सनमार लिमिटेड का आईपीओ गुरुवार के दिन बंद हो जाएगा। एप्टिस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ भी गुरुवार के दिन बंद होता दिखेगा। इसी दिन जून आईआईपी और जुलाई सीपीआई के डेटा भी आने वाले हैं। और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, ग्रासिम और हिंडाल्को, ये 3 शेयर्स हैं जो कि गुरुवार को एक्स डिविडेंड ट्रेड होते हुए दिखेंगे। ओके, तो ढेरों नतीजे आने वाले हैं और साथ ही कुछ और अहम इवेंट्स भी हैं, बट कुछ नतीजे ऑलरेडी आ रहे हैं।
37 करोड़ का मुनाफा आया है जेएसपीएल का। हमने अनुमान 470 करोड़ का लगाया था, तो थोड़ा अनुमान से कम है, बट अगर आप बेस देखें इसकी तो काफ़ी बढ़कर आपको आते हुए दिख रहा है जेएसपीएल। ये आपके लिए पहला फिगर आते हुए दिख रहा है, तो नज़र रखिए इस पर। आइए जेएसपीएल कुछ और नतीजे भी इनके जो हैं वहाँ पर डालते हैं नज़र। हम अनुमान लगा रहे हैं कि यहाँ पर आय में अच्छी बढ़त होनी चाहिए। 43% आय में बढ़त हम दिखा रहे हैं। 2540 करोड़ का, माफ़ कीजिएगा मैंने मन्नापुरम का फिगर पढ़ लिया था आपके लिए, जहाँ पर 437 करोड़ का आपने मुनाफा देखा है। जेएसपीएल ये है आपके सामने फिगर, 2540 करोड़ का मुनाफा है। हमने अनुमान लगाया था 2470 करोड़ का, तो हमारे अनुमान से काफी बेहतर इनके मुनाफे का फिगर आते हुए दिख रहा है अगर आप फर्स्ट कट पर जेएसपीएल के नंबर्स को देखें। इसके साथ ही अगर आप देखें इनकी कुल इनकम जो आई है 10,609 करोड़ की कुल इनकम आती हुई दिखी है। हमने अनुमान लगाया था 10,872 करोड़ का, तो हमारे अनुमान से थोड़ी कम आई है इनकी कुल इनकम, बट मुनाफे में आपने बढ़िया बढ़त देखी है। और स्पेशली अगर आप देखें तो 236 करोड़ से मुनाफा बढ़कर जो 2516 करोड़ का आया है वो तो अनुमान से काफी बेहतर ही है। आय हल्की अनुमान से कम है, ऐसा नहीं कि कोई ज्यादा बड़ी गिरावट है, पर अगर आप देखें 7,585 करोड़ के सामने आप देख रहे हैं इनकी आय 10,600 करोड़ से ज्यादा की आती हुई दिखी है, तो बहुत ही बढ़िया बढ़त आपने आय के फैक्टर पर इनकी तरफ से आती हुई देखी है। जेएसपीएल फिलहाल जैसे ज्यादातर स्टॉक्स में हो रहा है, नतीजों के बाद आज थोड़ा दबाव बन रहा है स्पेशली मेटल काउंटर्स पर, इसलिए ये काउंटर भी वीक आते हुए दिख रहा है। एक बार जरा राय भी ले ली जाए जेएसपीएल पर हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। कुणाल जी अगर तैयार हैं, कुणाल जी जरा व्यू दें जेएसपीएल। नतीजे तो अनुमान से थोड़े बेहतर ही दिख रहे हैं मुनाफे के फ्रंट पर, बट आय थोड़ी सुस्त है अनुमान के मुताबिक, बट अच्छी परफॉर्मेंस है, स्टॉक गिर रहा है सर, क्या करना चाहिए? दिख रहा है, नतीजे ठीक ठाक है, लेकिन एक सपोर्ट है और ये सपोर्ट मुझे 390 रुपए के आसपास नजर आता है। अगर आज 390 के ऊपर बंदी आती है तो कुल मिलाकर स्थिति ठीक ठाक है। स्टॉक रेंज में कुछ समय कंसोलिडेट करेगा, कोई रनअवे रैली आएगी इसकी संभावना तुरंत कम दिखती है। मुझे लगता है एक कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा और उसके बाद फिर कुछ समय बीत जाने के बाद दोबारा से ब्रेकआउट आएगा। तो इन स्तरों पर वेट एंड वॉच करें, अगर आपके पास है तो 390 का एक स्टॉप लॉस रखकर होल्ड करें। तो ये है आपके लिए राय जेएसपीएल पर, 390 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। थोड़ा पेशेंस दिखानी पड़ेगी इस बाजार में, क्योंकि आप देख रहे हैं कि काफी ज्यादा दबाव इस समय बनते हुए दिख रहा है। ग्लोबल क्यूज वैसे कुछ ज्यादा खराब नहीं है, डाउ फ्यूचर्स हल्की सी नरमी आपको दिखा रहे हैं, बट आप देख रहे हैं कि भारतीय बाजारों में इस समय दबाव बनते हुए दिख रहा है। सेंसेक्स भी अब नेगेटिव टेरिटरी में आपको आते हुए दिखा है। यूरोप में कोई ऐसी बड़ी गिरावट फिलहाल तो आती हुई नहीं दिख रही है। आइए वरुण भी हमारे साथ हैं तैयार कुछ और नतीजों के बारे में बताने के लिए। वरुण बताइए किस तरह के रहे हैं बाकी कंपनीज के आज नतीजे? डेफिनेटली काफी सारे नतीजे दीप, और काफी सारी खबरें भी है। मैं शुरुआत खबरों के साथ कर देता हूँ। सबसे पहले तो आईजी पेट्रो तिरुमला केमिकल के जो सुबह सुबह हमने आपको खबर बताई कि थाईलैंड एनहाइड्राइड पर जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो लगाई गई है, उसका इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। इसके अलावा डिक्सन टेक या रेक्सन के साथ इन्होंने करार किया है पीएलआई स्कीम के तहत पीसीबी यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनाने के लिए करार किया गया है। बीएलएस इंटरनेशनल यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विस के साथ इसने करार किया है। वेरिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन और ई कार्ड प्रिंटिंग की सर्विसेज जो है वो ये कंपनी इस कंपनी के साथ मिलकर करेगी, और इसके चलते ये कंपनी जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की एक ऑफिशियल सर्विस एजेंट भी बन चुकी है। वही एशियन ग्रेनेटो एस्टन पेपर में इन्होंने 18.87% हिस्सा बेचा है 46.9 करोड़ में। एमएनएम कुछ पिकअप गाड़ियां हैं उनको ये कंपनी रिकॉल करने वाली है। फ्लूइड पाइप को बदलने के लिए ये रिकॉल जो है वो किया जा रहा है। इसके अलावा वोडाफोन, इस कंपनी ने रेड एक्स फैमिली प्लान जो है उसको लॉन्च किया है। परिवार के सभी सदस्यों के लिए अनलिमिटेड 4G डेटा। रेड एक्स फैमिली प्लान में 3 से 5 सदस्य शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा बर्जर पेंट, इन्होंने निपॉन आइजैक न्यूटन के साथ एक करार किया है। बर्जर के शेयर जो है उसको निपॉन आइजैक न्यूटन में ट्रांसफर किया जाएगा। स्टार सीमेंट 13 तारीख को बोर्ड की बैठक है जहाँ पे नतीजों के साथ साथ बायबैक पे विचार किया जाने वाला है। जेएसडब्ल्यू स्टील, कुल स्टील उत्पादन जो है वो साल दर साल उसमें करीब 10% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है पिछले महीने। इसके अलावा अब बात करते हैं नतीजों की, तो मदरसन सुमी सबसे पहले तो यहाँ से घाटे से मुनाफे में एक कंपनी आई है। मुनाफा जो है 290 करोड़ के आसपास आया है, हालांकि हमारे अनुमान से थोड़ा कम है। वही कल्याण ज्वेलर्स कंपनी का जो कंसोलिडेटेड घाटा है 86 करोड़ से घटकर 51 करोड़ के आसपास आया है। वहीं टीटागढ़ वैगन घाटे से मुनाफे में आई है, 21.7 करोड़ के घाटे के मुकाबले 17.4 करोड़ का मुनाफा किया है। जय कुमार इंफ्रा घाटे से मुनाफे में आई है, 21 करोड़ के घाटे के मुकाबले 32 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने किया है। मैक्स हेल्थ घाटे से मुनाफे में आई है, 313 करोड़ के घाटे के मुकाबले 147 करोड़ का मुनाफा। वेक्टर्स फूड
मुनाफा 15.8 करोड़ से घटकर 13.3 करोड़ पे आया, मार्जिन में भी गिरावट है। और वर्लपूल कंपनी का जो मुनाफा है 15 करोड़ से बढ़ के 25 करोड़ पे आया। तो ये तमाम वो नतीजे हैं जो आफ्टर मार्केट आए। तो ये हैं आपके लिए ढेरों नतीजे। मन्नापुरम फाइनेंस के भी नतीजे आते हुए दिख रहे थे। जेएसपीएल मन्नापुरम ऑलमोस्ट साथ में आए, तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन भी हो गया वहां पर नतीजे मार्क करते हुए। बट मन्नापुरम 437 करोड़ का यहाँ पर आपको मुनाफा आते हुए दिखा है। 470 करोड़ का हमने अनुमान लगाया था। कुल इनकम की बात करें तो 1224 करोड़ से बढ़कर कुल इनकम 1237 करोड़ की यहाँ पर आपको आती हुई दिखी है। मुनाफे भी जो आया है इनका 370 करोड़ से बढ़कर मुनाफा आते हुए दिखा है। बट अगेन ये स्टॉक भी आपको फिलहाल थोड़े प्रेशर में आते हुए दिख रहा है। एक बार वागले साहब जरा मन्नापुरम की चार्ट्स पर भी राय दें सर। आज तो खैर सारे स्टॉक्स गिर रहे हैं, सपोर्ट किधर आते हुए दिखता है सर? दीपांशु 190 का अगला सपोर्ट है जो ब्रेक होना नहीं चाहिए। अच्छा खासा बाउंस बैक होना है तो वहां पर चांस लेना है तो 190 92 के बीच में 188 के स्टॉप लॉस से, और 200 के ऊपर अगर ये जाएगा तो फिर इसमें स्ट्रेंथ मानी जाएगी, फिर 210 का टारगेट होगा। ओके, तो 200 के ऊपर ही अब स्ट्रेंथ मानी जाएगी जहां तक मन्नापुरम की बात है। वैसे अगर आप स्क्रीन पर देखें तो स्पेशली जो ब्रॉडर एंड ऑफ द मार्केट है वहां पर तो आपको काफी भारी गिरावट दिखेगी और लगभग सभी स्टॉक्स जो हैं वो अपने डेज हाई से भी फिसलते हुए दिख रहे हैं। चुनिंदा स्टॉक्स ही ऐसे होंगे जो निचले स्तरों से थोड़ी इस समय बाइंग के संकेत दिखा रहे हैं। तो काफी तेज, काफी भारी गिरावट इस समय आती हुई दिख रही है और स्पेशली कुछ ट्रेडर फेवरेट नेम्स हैं मेटल सेक्टर से और साथ ही एनबीएफसी फाइनेंशियल स्पेस से, जहां पर और ज्यादा आपको गिरावट दिख रही है। एक सेल पर राय ली जाए सुमित जी की तरफ से, क्योंकि आप काफी बड़ी गिरावट इस समय काउंटर पर आते हुए देख रहे हैं। सुमित जी गुड आफ्टरनून, क्या चल रहा है सेल की चार्ट में सर? नतीजे तो अच्छे आए थे बट कल 4% गिरा, आज 6-6.5% नीचे है। गुड आफ्टरनून दीपांशु। अच्छा है दीपांशु, नीचे आ गया स्टॉक क्योंकि बाइंग अपॉर्चुनिटी है। स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। पिछले 2 महीने के अंदर स्टॉक ने जो रेंज बनाई है वो 140-150 ऊपर में है और नीचे में 120 के आसपास या 115 के आसपास का इसने सपोर्ट लिया है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये रेंज के लोअर साइड पे आ चुका है। वापस से इसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा और जल्दी इस सेल के अंदर एक ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। तो 120 के लेवल्स तक आता है तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 1 से 2 महीने के अंदर एक अच्छा अपसाइड मूव सेल में देखने को मिलेगा। ओके, तो देखते हैं सेल। फिलहाल आप देख रहे हैं एक अच्छा ब्रेकआउट आया था, 140 के ऊपर गया था नतीजों से पहले, बट नतीजों के बाद से स्टॉक में जो प्रेशर बना हुआ है वो इसे और नीचे लेते हुए जा रहा है। बंसल जी, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पर भी आपकी राय लेना चाहूंगा सर, क्योंकि काफी तेजी से ये काउंटर भी गिर रहा है। वैसे तो बैन, वायदा कारोबार के बैन में है, बट जो 6% की गिरावट आई है चार्ट्स के हिसाब से सपोर्ट की तरफ आते हुए दिख रहा है सर। देखिए दिवांशु, एक तो एक इम्पॉर्टेंट लेवल 258 का ये तोड़ चुका है और उसके बाद गिरावट काफी बड़ी है। अब एक काफी बड़ा सपोर्ट आता है स्टॉक का 247 248 के अराउंड आता है, बट ऑलरेडी एक सपोर्ट, बड़े वाला सपोर्ट ये तोड़ चुका है। अब देखना ये है कि जो नीचे में आज के लोस को होल्ड कर रहा है 248 247 पे जो सपोर्ट है वो होल्ड करता है कि नहीं करता। अगर वो टूटता है तो दीपांशु ये पेन और बढ़ेगा। बिल्कुल, तो ये देखना पड़ेगा ये 250 का सपोर्ट ये काउंटर होल्ड कर पाता है कि नहीं तो लग रहा है कि यहाँ पर दबाव और आपको बढ़ते हुए दिख सकता है। एक और स्टॉक जिस पर आप कमजोरी देख रहे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पर भी अच्छे मूव आए थे, अब फिसलते हुए दिख रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट, यहाँ पर भी वीकनेस दिख रही है। आरबीएल बैंक, इस पर भी आपको बड़ी वाली गिरावट आती हुई दिख रही है, तो ये काउंटर भी अब आपको प्रेशर में आ रहा है। टाटा स्टील पर आज वीकनेस है, 3% नीचे आया है टाटा स्टील भी, तो दिग्गज मेटल्स काउंटर्स भी अब होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। विश्वेश जी भी हमारे साथ हैं। विश्वेश जी गुड आफ्टरनून, बताइए टाटा स्टील पर क्या चल रहा है? ये जो 1400 का लेवल तोड़ा है, कितनी और गिरावट देखते हैं इस पर सर? गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि रूटीन प्रॉफिट बुकिंग है जो अनिल जी ने कहा। बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रांग लगता है मेरे हिसाब से। देखिए, स्ट्रांग का मतलब ये नहीं है कि मतलब यहाँ से अब चल जाएगा, इसका मतलब है कि ओवरऑल स्ट्रेंथ है। थोड़ा सा जो प्रॉफिट बुकिंग है, इन माई ओपिनियन दैट इज़ अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। और जहाँ तक टाटा स्टील की बात है, देखिए 1350 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है मेरे हिसाब से, और अभी 1370 के आसपास चल रहा है। मुझे लग रहा है अप ट्रेंड के अंदर जब इस तरह के करेक्शंस आते हैं तो पहली अपॉर्चुनिटी उनको बाई साइड करनी चाहिए। तो 1350 के स्टॉप से मेरे हिसाब से टाटा स्टील में लॉन्ग को अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए।
बिल्कुल, तो अब खरीदारी के लेवल आ रहे हैं, ये व्यू बन रहा है जहां तक बाजार की गिरावट का सवाल है। बट ऊपरी स्तरों से काफ़ी बड़ी गिरावट आपको ढेरों स्टॉक्स में आती हुई दिखी है। आइए, बाजार में तो है गिरावट, बट एक जगह जहां पर लगातार बढ़त का ट्रेंड दिख रहा है वो है एयरलाइन ट्रैफिक में। डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक लगातार पिछले कुछ समय से बढ़ते हुए दिख रहा है। आइए जानते हैं क्या है ये रिसेंट ट्रेंड। मानसी हमारे साथ तैयार है। मानसी, बताएं क्या चल रहा है एयर ट्रैफिक को लेकर। बिल्कुल दीपांशु, देखिए कोरोना की स्थिति में जो सुधार के संकेत आते हुए दिख रहे हैं, उसी के चलते घरेलू एयर ट्रैफिक में बढ़त अब धीरे धीरे आती हुई हम देख रहे हैं। लगातार 2 हफ्ते हो गए हैं कि घरेलू एयर ट्रैफिक जो है उसमें सुधार आता हुआ दिखा है। फ्लाइट किराया कम होने की वजह से भी यात्री जो है, मुसाफिर जो है, वो उनका आना जाना अब बढ़ता हुआ दिख रहा है। और एक जो परेशानी थी या कोरोना के केसेस बढ़ते हुए दिख रहे थे, वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि फिर से यहाँ पर यात्री जो है वो आना जाना शुरू कर रहे हैं। डेली फ्लायर्स यानी कि रोजाना उड़ान भरने वालों की औसत संख्या की अगर बात करें, ये बढ़कर 2,27,000 होती हुई दिखी है। 2,27,000 7 अगस्त तक के आंकड़ों में पिछले हफ्ते के मुकाबले 38% की यहाँ पर बढ़त हमने देखी है। यानी कि अगस्त की अगर बात करें, जुलाई के आखिरी हफ्ते से लेकर अगस्त के पहले हफ्ते तक 38% का अपटेक यहाँ पर आता हुआ दिखा है। अब एयर ट्रैफिक राइज के फिगर्स को अगर समझना है, जुलाई के आखिरी हफ्ते में और अगस्त के एक वीक को अगर कंपेयर करें, एवरेज नंबर ऑफ डिपार्चर्स 1730 से 1937 यात्री के हुए हैं। फ्लायर्स पर डिपार्चर की अगर बात करें, 90 फ्लायर से 117 फ्लायर्स यहां पर बढ़ते हुए, यानी कि एक हफ्ते में ही हम देख रहे हैं अच्छा खासा यहां पर बढ़त का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। एयरलाइंस ने डिस्काउंट और स्कीम भी जारी रखी है, जिसके चलते यहां पर काफी हद तक तेजी हम देख रहे हैं। इंडिगो, स्पाइस जेट, इन तमाम कंपनियों ने हाई एनिवर्सरी या मेगा मानसून सेल के तौर पर 999, 915, 1099 इन रेट्स पर टिकट्स देना शुरू किया है, जिसके चलते यहां पर अट्रैक्शन काफी हद तक बढ़ रहा है। और इसी के चलते आज सुबह से ही हम देख रहे हैं एविएशन से जुड़े जितने भी शेयर्स हैं, जेट एयरवेज, स्पाइस जेट, इंटरग्लोब एविएशन, यहां पर तेजी का दौर दिख रहा है। बिल्कुल, तो एविएशन स्पेस पर नजर रखिए। हालांकि अब वहां पर भी थोड़ी मुनाफा वसूली आ रही है, पर साथ ही नजर रखिए कोल इंडिया पर नतीजे आपको आते हुए दिख रहे हैं। और वैसे नतीजे तो अच्छे हैं। 2077 करोड़ से आपने देखा है मुनाफा बढ़कर इनका है 3174 करोड़ का, बट अनुमान से थोड़ा कम है मुनाफे का फिगर, क्योंकि हमने अनुमान लगाया था 4300 करोड़ का। तो अगर आप हमारे अनुमान से देखें तो लगभग 1100 करोड़ से ज्यादा का कम आया है मुनाफा। हालांकि 2077 करोड़ से काफी अच्छी बढ़त के साथ मुनाफा आपको 3174 करोड़ का आते हुए दिखा है। कुल आय की बात करें तो यहाँ पर कुल आय आई है इनकी 25,282 करोड़ की। हमने अनुमान लगाया था 25,420 करोड़ का। तो लगभग आय अनुमान के मुताबिक आपको आती हुई दिखी है, बट मुनाफे का फिगर थोड़ा अनुमान से कम है। थोड़ी अदर इनकम कंपोनेंट में यहाँ पर आपने गिरावट आती हुई देखी है, तो वो एक फैक्टर है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो थोड़े एडजस्टमेंट्स भी हैं, बट ओवरऑल आप अगर देखेंगे तो नतीजे अच्छे हैं, बट थोड़े अनुमान से आपको कम आते हुए दिख रहे हैं, स्पेशली जो मुनाफे का फिगर आपको आते हुए दिख रहा है। और इसलिए कोल इंडिया, वैसे भी बाजार सुस्त है और थोड़ा इंपैक्ट इसको वहां पर भी आते हुए दिखा है। कुल एक्सपेंसेस की अगर आप बात करें तो यहाँ पर कुल एक्सपेंसेस में काफ़ी बड़ी बढ़त आपको आती हुई दिखी है, स्पेशली कुछ मटेरियल कॉस्ट्स की और पावर एक्सपेंसेस की। तो कामकाजी तौर पर वहाँ पर भी थोड़ा असर पड़ रहा है, बट ओवरऑल कामकाजी मुनाफा 3052 करोड़ से बढ़कर 4845 करोड़ का आते हुए दिखा है। हमारा अनुमान 5950 करोड़ का था, तो अगेन अनुमान से काफी कम है। मार्जिन 16.5% से बढ़कर 19% के हैं। हमने अनुमान लगाया था 23% का। तो कॉस्ट्स बढ़ने की वजह से कुछ पावर कॉस्ट्स यहाँ पर आपके लिए बढ़कर आई हैं, उसका एक इम्पैक्ट देख रहे हैं। एम्प्लॉय कॉस्ट यहाँ पर आपको बढ़कर आती हुई दिखी हैं, उसका आप एक इम्पैक्ट देख रहे हैं। कुछ राइट ऑफ्स भी हैं, कुछ प्रोविजंस भी हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें अदर एक्सपेंसेस में भी बड़ी बढ़त है। कामकाजी तौर पर उतने अच्छे नतीजे नहीं है जितना बाजार ने अनुमान लगाया था, और उसका आप इम्पैक्ट देख रहे हैं। कोल इंडिया, जरा राय दें इस पर कुणाल जी, चार्ट कैसी दिख रही है? हालांकि नतीजों के बाद अब स्टॉक थोड़ा संभलते हुए दिख रहा है सर। देखिए, चार्ट कमजोर है ओवरऑल दीपांशु। लगातार कोल इंडिया अंडर परफॉर्म कर रहा है, उसमें कोई बदलाव तुरंत आने वाला है ऐसा दिखता नहीं है चार्ट देखकर। तो ऐसी कोई खरीदारी की मेरी राय नहीं है। हाँ, जिनके पास पोजीशन है
और आप बहुत लंबी अवधि के लिए इसको रखने के लिए तैयार हैं तो एक स्टॉप लॉस रख करके आप होल्ड करें। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो 140 के नीचे जाता है तो तुरंत प्रभाव से निकल आए। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ी तेजी बनेगी, तो 140 के नीचे और कमजोर हो जाएगा। 140 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा। ओके, तो ये है आपके लिए कोल इंडिया जहां पर आपको रखनी है नजर। नतीजे हैं आए हैं और बाजार के अनुमान से काफी कम आए हैं। कामकाजी तौर पर थोड़ा दबाव आपको आते हुए दिख रहा है, हालांकि स्टॉक नतीजों के बाद थोड़ा संभलते हुए आपको दिखा है। आइए, चोपड़ा साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चोपड़ा साहब, क्या चल रहा है आज बाजार में? अच्छी खबर हो या खराब, हम देख रहे हैं कि सारे स्टॉक्स थोड़ी गिरावट दिखा रहे हैं, हालांकि अब निचले स्तरों से बाजार संभलने की भी कोशिश करता हुआ। क्या व्यू है सर इस समय बाजार के एक्शन पर? देखिए, मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ कि जहां जहां प्रॉफिट्स हो वहां लेते चलिए, क्योंकि बाजार टॉप पे खड़े थे और अच्छे खासे प्रॉफिट्स लोगों ने कमाए हैं पिछले एक साल में, तो प्रॉफिट्स लेना भी बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है मिड कैप में और स्मॉल कैप में थोड़ा करेक्शन हो रहा है, जो कि अच्छा भी है। अगर आपको मैं थोड़ा डेटा दूं तो मिड कैप और स्मॉल कैप्स की वैल्यूएशन लार्ज कैप से बढ़ गई थी, ज़्यादा हो गई थी, जो कि एक अच्छा सिनेरियो नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक करेक्शन ड्यू था और हो रहा है, और अच्छा करेक्शन हो रहा है। हम देख रहे हैं जो स्टॉक्स गिर रहे हैं वो 10%, 8% गिर रहे हैं और करेक्शन है। मगर अभी भी मैं कहूँगा कि जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं उसमें आप अभी भी बने रहिए लार्ज कैप्स में, और मिड कैप स्मॉल कैप्स में यदि कहीं पे आपके पास प्रॉफिट है तो एक बार बुक करिए और वेट करिए मार्केट में करेक्शन पूरा होने का, और वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जो नए निवेशक हैं, बहुत सारे नए निवेशक जुड़े हैं पिछले 1 सवा साल में, उनको समझ ही नहीं आता करना क्या है, और वो कहीं ना कहीं स्टॉक्स के साथ प्यार कर बैठते हैं, इश्क कर बैठते हैं, और वो कहते हैं इसको नहीं बेचूंगा, ये मैंने ऊपर खरीदा है। तो ऐसा ना करें, और मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में खास करके थोड़ा सा कॉशियस रहें, और जहां जहां प्रॉफिट्स हैं वो लेते चलें और वेट करिए। और अभी भी मैं कहूँगा कि इंडिया, हमारा देश लॉन्ग टर्म बुल रन में है, तो घबराइए नहीं। ये बुल मार्केट के में ऐसी करेक्शंस आती रहेंगी, और मेरे को लगता है करेक्शन अभी थोड़ी गहरा सकती है, मगर डरने की कोई बात नहीं है। अच्छी कंपनीज के साथ रहेंगे तो वो उनके भाव वापस भी आ जाएंगे। पर मिड कैप स्मॉल कैप्स में खास करके मैं थोड़ा सा कॉशियस रहने की इस बात। चोपड़ा साहब, अभी जो आप कह रहे थे कि शेयरों के साथ इश्क न करें, प्यार न करें, तो फिर क्या करें? मतलब उनके साथ क्या करना चाहिए? दुश्मनी करें मतलब, या ये क्या मतलब, कुछ कोई तो रिलेशनशिप होगी, कौन सी वाली रखें? देखिए अनिल जी, हम लोग यात्री हैं इस बाजार के, और यात्री जब हम यात्रा करते हैं तो हमें बहुत सारे अच्छे लोग, बुरे लोग मिलते हैं। कई बार अच्छे लोग होते हैं जो याद रह जाते हैं, तो ऐसे स्टॉक्स होंगे जो याद रह जाएंगे, बहुत अच्छा प्रॉफिट देके गए। कुछ बुरे भी होंगे जो शायद इतना प्रॉफिट नहीं देके गए या लॉस देके गए। मगर कई बार ऐसा इमोशनल हो जाते हैं। तो मेरा कहने का ये था कि लोग इमोशनल हो जाते हैं और वो ये कहते हैं कि कुछ भी हो जाए ये स्टॉक में नहीं बेचूंगा, तो वहां पे वो गलती कर बैठते हैं। तो अपने स्टॉप लॉसेस बिल्कुल इंटैक्ट रखें। इसका एक ही तरीका है मार्केट में कमाने का कि स्टॉप लॉसेस जरूर इंटैक्ट रखें। और जैसे मैंने कहा कि स्मॉल कैप और मिड कैप में मुझे थोड़ा सा भी ये लगता है कि ओवर प्राइस्ड हो गए हैं और करेक्शन हो रहा है, पर अगर कहीं प्रॉफिट से तो लेते चले। नहीं, वो यात्रा वाला जो आपका एग्जाम्पल है ना, वो आपके मेरे जमाने वाला तो ठीक है, जब हम ट्रेन वेन में करते थे। आजकल क्या, सुमित जी के जमाने में सारे लोग फ्लाइट में यात्रा करते थे, वो तो आपस में पास में कौन बैठा है उसकी तरफ देखते भी नहीं, बात भी नहीं करते। मतलब अगर ऐसे सीट पे बैठे हैं और अगर टच भी हो जाए तो ऐसा देखते हैं, अरे ये कौन है जिसने हमें टच कर दिया। तो वो आजकल जमाना, यात्रा में बात करने वाला सिस्टम ही खत्म हो गया। पहले कितना बढ़िया मजा आता था, 24-24 घंटे लगते थे एक से दूसरी जगह जाने में, टिफिन विफिन लेके साथ में जाओ, पराठे वराठे लेकर ट्रेन में गप मारते हुए टाइम ही चला गया। चौड़ा था, आपका जमाना सही था एकदम, बिल्कुल भी परफेक्ट। चलिए एनीवे, फिलहाल जमाना है सेठी साहब का। सेठी साहब के स्टॉक्स एक के बाद एक हिट और सुपर हिट होते हुए दिख रहे हैं। कल का अल्बर्ट डेविड एक ही स्टॉक था, लेकिन वही कमाल कर गया। फिर से मुलाकात करने का वक्त है सेठी साहब से, सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। कमजोर बाजार में भी मजबूत शेयर। सेठी साहब, पहले तो बधाई कल के अल्बर्ट डेविड के लिए। बताएं सर, आज क्या इरादा है? हाँ, गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। थैंक यू अनिल जी। कल वाला अल्बर्ट डेविड 555-60 के लेवल पर रिकमेंड किया था, 590 के टारगेट थे, जो कि आज सुबह ही अचीव हो गए। अभी भी स्टॉक वैसे इस बाजार में, मतलब आप निफ्टी को मत देखिए, निफ्टी में ज्यादा गिरावट नहीं है, बट मिड कैप स्मॉल कैप में आज अच्छी खासी गिरावट आई है, और उसके बावजूद भी ये अल्बर्ट डेविड स्टॉक अभी भी 572-73 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है।
अनिल जी आज भी 2 स्टॉक है, दोनों स्टॉक खरीदारी करनी है और कैश मार्केट के दोनों स्टॉक है अनिल जी। तो करिए शुरुआत सर, बताइए सबसे पहले कौन सा? पहला स्टॉक अनिल जी है एक पीएसयू और डिफेंस स्टॉक है। स्टॉक का नाम है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो HAL के सिंबल से NSE में ट्रेड होता है। स्टॉक का अभी प्राइस चल रहा है 1100 रुपए, 1099 1100 रुपए का प्राइस है। ये एक भारत की लीडिंग एरोस्पेस और डिफेंस वाली कंपनी है। सिंस 1940 कंपनी के हेडक्वार्टर्स है बेंगलोर में और ये कंपनी फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर्स, जेट इंजन वगैरह बनाती है। और जिस तरह से सरकार का एक फोकस है मेक इन इंडिया के ऊपर, डिफेंस के ऊपर, स्टॉक और ये कंपनी का परफॉर्मेंस लगातार बहुत ही सुधर रहा है। और हाल ही में कुछ महीने 2 महीने पहले एक तेजस जो अपना हाई कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, उसके 83 तेजस एयरक्राफ्ट के लिए इनको 48,000 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर भी दिया था गवर्नमेंट ने। मार्च क्वार्टर बेहद ही दमदार था, 1617 करोड़ का पैट डिक्लेयर किया, जो पिछले साल 1249 करोड़ का था। फंडामेंटल्स बहुत ही सॉलिड है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20%, रिटर्न ऑन इक्विटी 21%, जीरो डेट कंपनी, पिछले 3 साल का प्रॉफिट का कैगर है 25%। मैं इस स्टॉक पे बुलिश हूँ। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे बिल्कुल इसको खरीदना चाहिए। मेरा इसका शॉर्ट टर्म का टारगेट है 1150 का, बट ये स्टॉक एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का हिस्सा भी हो सकता है। और आज भी वैसे ये खबरों में है बिकॉज ये भी एक वन ऑफ द 10 स्टॉक्स है जो कि सितंबर सीरीज से F&O सेगमेंट में इंक्लूड होंगे। तो मुझे लगता है इस स्टॉक को बिल्कुल खरीदना चाहिए। बहुत ही जल्दी 1150 के लेवल्स तो बिल्कुल आने चाहिए और स्टॉप लॉस रखना है 1070 रुपए। 1150 मतलब आज का जो हाई है 1149, उसके 1 रुपए ऊपर, वही ना? हाँ, नहीं, मैंने अनिल जी ध्यान नहीं दिया आज का हाई क्या है। 1150 का टारगेट है, बिल्कुल है। तो वो अगर आपको रिवाइज करना है तो कर सकते हैं। 1148 रखना है, 1150 रखना है, दोनों में से बता दीजिए सर। अरे अनिल जी 1150 ठीक है, और अगर 1150 टच करेगा तो फिर तो अनिल जी रुकेगा नहीं, फिर ये 1170 भी होगा, 1200 भी होगा। तो 1150 का टारगेट ठीक है अनिल जी। बिल्कुल ठीक है। ये है आपके लिए राय खरीदारी करने की HAL में। सितंबर सीरीज में वायदा कारोबार में इसका शुभारंभ होने जा रहा है। 1150 आज का हाई लगभग वहीं पर, तो खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से। आइए सेठी साहब दूसरा स्टॉक बताएं फिर। दूसरा स्टॉक भी अनिल जी एक फार्मा स्टॉक है, डिफेंसिव सेक्टर से मैंने पिक किया है। मिड साइज फार्मा कंपनी है। स्टॉक का नाम है IOL केमिकल, जो कि IOL CP के नाम से NSE में ट्रेड होता है। ये एक दिग्गज कंपनी है जो कि इबुप्रोफेन बनाने के लिए जानी जाती है। इबुप्रोफेन जो कि पेन रिलीफ का काम करता है और बाकी भी कई APIs बनाती है, केमिकल्स बनाती है। बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस रहा है पिछले 2-3 सालों से इस कंपनी का। हाल ही में बैलेंस शीट की क्वालिटी को भी अच्छा सुधारा है। इन्होंने अपने टर्म लोन को प्रीपेमेंट किया है। बाकी फंडामेंटल सॉलिड है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 29% के, रिटर्न ऑन इक्विटी 35% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 43.7%। जीरो डेट कंपनी है। पिछले 3 साल का प्रॉफिट का कैगर तो माइंड बॉगलिंग है 300%। ये कंपनी जो कि FY18 में सिर्फ 27 करोड़ का पैट करती थी, FY21 में 444 करोड़ का पैट डिक्लेयर किया है। स्टॉक अवेलेबल है 8-9 के मल्टीपल पे और प्रोमोटर्स की अच्छी खासी 44% के आसपास की हिस्सेदारी है। और बाजार के एक नामी निवेशक आशीष कचोरिया जी भी इसमें 1.65% स्टेक ओन करते हैं और उन्होंने पिछले दोनों क्वार्टर में अपनी स्टेक भी बढ़ाई है। इस कंपनी के नतीजे भी आने वाले इसी वीक फ्राइडे को। मुझे लगता है अच्छे नतीजे रहने चाहिए इस स्टॉक में। ये जो 650 के लेवल पे खरीदारी करने की सलाह है। 670 का इमीडिएट शॉर्ट टर्म का टारगेट है और 640 का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, तो ये है आपके लिए IOL केमिकल्स और साथ ही HAL जो वायदा कारोबार में भी आएगा, नतीजे भी आने वाले हैं, एक्शन में भी है काउंटर। सेठी साहब की 2 पिक्स है इस समय। बहुत बहुत शुक्रिया सेठी साहब, एज ऑलवेज वीक बाजार में भी कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए और 2 बढ़िया कॉल्स देने के लिए। आइए फिर बाजार में इस समय क्या करना चाहिए। निचले स्तरों पर थोड़ा संभलने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं बाजार। जानते हैं अनिल जी के साथ, चलते हैं उनके पास मार्केट स्ट्रैटेजी के लिए। सर,
गिरावट हमारे बाजारों में दिख रही है। ग्लोबली तो कुछ ऐसा बड़ा होते हुए दिख नहीं रहा है। डाउ फ्यूचर्स एकदम सपाट ट्रेड कर रहे हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स में कोई बड़ी मूव नहीं है। यूरोप की बात करें तो वहां पर भी सुस्त शुरुआत हुई है सर, पर कोई ऐसी भारी गिरावट नहीं है। 0.2 0.1% तक ही आपको मूव आती हुई दिख रही है। और एशिया की अगर आप बात करें तो एशिया के बाजार तो आज पॉजिटिव थे। हांगकांग तो बल्कि 300 पॉइंट्स ऊपर ही बंद हुआ है। हमारे ही बाजार में जो एक्शन है उस पर क्या करें सर? ओके, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, घबराइए मत। और रेंज के नीचे अगर बाजार आपको मिल रहे हैं तो खरीदारी का भी अच्छा मौका। और जैसा अनिल जी बात कर भी रहे थे, देखिए बाजार थोड़ा संभलते हुए भी आपको दिख रहे हैं। एक शार्प गिरावट आई थी, ब्रॉडर मार्केट्स में आज वीकनेस है, बट निचले स्तरों से अब आप बाजार को थोड़ा रिकवर भी करते हुए देख रहे हैं। तो ऐसी कोई बड़ी परेशानी वाली मूव या बात नहीं है इस समय मार्केट की। और देखिए लगभग सभी स्टॉक्स जिसके बारे में हम बात भी कर रहे थे, नीचे से 1-1 2-2% रिकवर कर रहे हैं, चाहे वो मन्नापुरम हो, इंडिया बुल्स हाउसिंग हो, ग्रैन्यूल्स हो, कैनरा हो। सेल पर भी आप देखिए तो निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी के आसार आ रहे हैं इस समय। तो बने रहिए, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है इस समय। इस बीच थोड़ी देर पहले दीपक नाइट्राइट के नतीजे आते हुए देखे थे। एक बार जल्दी से चार्ट पर राय ले लूं कुणाल जी से दीपक नाइट्राइट पर। कुणाल जी बताएं सर।
देखिए दीपांशु, दीपक नाइट्राइट में एक अच्छा रनअप हमने देखा कुछ समय पहले। यहाँ पर एक ब्रेकअवे गैप बना, उसके बाद तेजी बनी। आज हम कुछ कंसोलिडेशन देख रहे हैं नतीजों के बाद। तो मुझे लगता है कि देखिए जो क्रिटिकल लेवल है स्टॉक के लिए वो 2100 का है। 2100 के ऊपर जब तक टिका हुआ है कोई खास चिंता नहीं है, बने रहिए अगर आपके पास लॉन्ग है। और 2100 का लेवल टूट जाता है तो लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करने की राय है। उस केस में करेक्शन थोड़ा डीप होगा, लेकिन 2100 का लेवल होल्ड करता है तब तक चार्ट ठीक है। ओके, तो यह है आपके लिए दीपक फर्टिलाइजर पर राय आती हुई नतीजों के बाद उतार चढ़ाव के बीच कारोबार करता हुआ स्टॉक। आइए बढ़ते हैं आगे और अब वक्त है वागले साहब के लिए बिगुल का। वाह वागले साहब, कमाल कर दिया, क्लोजिंग शो का पहला बिगुल आपके नाम, वो भी पूरे 40 मिनट बाद। वंडरफुल। जी वागले साहब बताएं सर। अनिल जी, मुझे भारत फोर्ज बेचना है। मुझे पैटर्न थोड़ा सा वीक लग रहा है। मेरा मार्केट का व्यू वैसे बहुत बेरिश नहीं है, यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है, लेकिन भारत फोर्ज में समाव 760 के नीचे जो ब्रेकडाउन हुआ है, मुझे लगता है 20-30 रुपए की मूव 1 से 2 दिनों में आनी चाहिए। अभी 755-56 है, यहाँ पर बेचे 763 का आपका स्टॉप लॉस होगा और ऑन द डाउन साइड 735-730 इसका ये इतने टारगेट्स आने चाहिए। वागले साहब, जिस तरह से जल्दी से शॉर्ट कॉल में आते हैं ना आप, मेरे को ऐसा लगता है कि आशीष सर का बस चले ना तो आपका नया नाम रख दे, वागले साहब की जगह भागले साहब कर ले। कि वागले साहब ने, चलो कोई तो है आशीष सर के साथ शॉर्ट कॉल दे रहे, मार्केट छोड़ के भागने वाला काम कर रहे। तो चलिए वागले साहब की तरफ से राय शॉर्ट करने की, शॉर्ट किया जाए भारत में। विश्व जी ठीक है ना, गलत तो नहीं? अनिल जी, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आप आशु जी की साइड ले रहे हो या वागले जी की खिंचाई कर रहे हो। ये इससे अच्छा इनोवेटिव कुछ नहीं हो सकता। अनिल जी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। भाई देवे मजे आशु जी के लिए जा रहे हैं, ये बता दूं मैं आपको, क्योंकि आशु सर ने अभी मुझे मैसेज भी लिख करके भेजा है कि देखिए जो मार्केट में गिरावट हो रही है वो फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, उसकी वजह से मार्केट में लोगों ने भर भर के लिया है, तो अब थोड़ा सा उसमें से हल्के होते हुए दिख रहे हैं। चलिए फिलहाल बिकवाली करने की राय है भारत फौज में वागले साहब की तरफ से, यहां पर आप शॉर्ट कॉल लेकर चल सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और पावर ग्रिड नतीजे आने वाले हैं। पावर ग्रिड के नतीजे के साथ तैयार है कौन है? वरुण बताइए। डेफिनेटली अनिल जी, तो पावर ग्रिड के नतीजे जो है वो तो ठीक ठाक रहेंगे। साल दर साल तो आपको काफी बेहतरीन ग्रोथ देखने मिलेगी, नो डाउट लो बेस के कारण, लेकिन क्वार्टर कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं होगी, ये आपको समझना है। रायगढ़ और पुलगरपुर लाइंस की जो कमीशनिंग हुई है उसका पूंजीकरण से उसका फायदा काफी होने वाला है इस कंपनी को। ज्यादा जो सरचार्ज और बिड प्रोजेक्ट से डिविडेंड है वो बढ़ने से आय को सहारा कहीं ना कहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पिछले साल जो बेस था वो काफी कुछ हद तक इम्पैक्टेड था, क्योंकि यहाँ डिस्कॉम्स को 1075 करोड़ के आसपास की जो रिबेट है उसका इम्पैक्ट देखने नहीं मिला था, तो उसका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपको इस बार स्टॉक्स में देखने मिलेगा। अन्य आय में भी बढ़ोतरी का अनुमान कुछ जो एनालिस्ट है वो लगा के चल रहे हैं, और इसके लिए अगर आप देखेंगे तो कंसोलिडेटेड नंबर्स आपको काफी बेहतर लगेंगे। जो कंसेंसस है वो बता रहा है कि रेवेन्यूज में करीब 14-14.5% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, 10,290 करोड़ के आसपास से आ सकता है। कंपनी का एबिटा 8,900 करोड़ पे आएगा। एबिटा मार्जिन ऑलमोस्ट स्थिर रहेंगे, 87.6% से थोड़ा गिरेंगे, 87% के आसपास साल दर आएंगे। मुनाफा 68% बढ़ेगा, 3325 करोड़ के आसपास से आ सकता है। क्वार्टर भी देखेंगे तो मार्जिन में कोई ज्यादा गिरावट नहीं है, करीब 1% के आसपास की गिरावट, और मुनाफा जो है महज 5% के आसपास गिरेगा। तो क्वार्टर थोड़ी वीकनेस, वाई तो दमदार नतीजे। बिल्कुल, ज़्यादातर हम ट्रेंड देख भी रहे हैं कि ज़्यादातर कंपनीज वाई तो अच्छा प्रदर्शन दे रही हैं, क्वार्टर थोड़ी वीकनेस है। पावर ग्रिड से भी वैसा ही अनुमान है। क्या लुपिन के नतीजे भी वैसे ही रहेंगे? आइए एक बार इसके बारे में भी जान लेते हैं। देवांशी है हमारे साथ तैयार। देवांशी बताइए कैसे रहेंगे लुपिन के नतीजे? दीपांशु, लुपिन से अच्छे नंबर्स, इनफैक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स का अनुमान किया जा रहा है इस बार, क्योंकि आप देखिए क्वार्टर बेसिस और वाई बेसिस दोनों के लिहाज से नंबर्स अच्छे आते हुए दिखेंगे। यूएस मार्केट से सहारा मिलता हुआ दिखा है, जिसे हमने देखा कि जो इनहेलर मार्केट है वहाँ पे मार्केट शेयर बढ़ता हुआ दिखा है। इसके चलते यूएस मार्केट से भी काफ़ी सहारा मिलता हुआ दिखेगा, और जो डोमेस्टिक पोर्टफोलियो है उसमें काफ़ी अच्छी बढ़त होती हुई दिखी है, तो इसी के चलते आय को भी सहारा मिलता हुआ दिखेगा। लो बेस था, और इसी के साथ जैसे कि हम कह रहे हैं कि वन टाइम लाइसेंसिंग आय कंपनी को मिलती हुई दिखी थी, करीब 50
मिलियन डॉलर की और $50 की, और इसी के चलते हम देखेंगे कि जो कुल आय है वहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। कुल मिला के कंपनी का जो मुनाफा है वो 273% तक बढ़ता हुआ दिखेगा। जो उनकी आय है वो 19% बढ़ती हुई दिखेगी। कामकाजी मुनाफे में 74% तक की बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है। मार्जिन्स इस बार आप देखिए 20% पे आते हुए दिखेंगे, 14% से बढ़कर। और इसके साथ ही ये देखना होगा कि कंपनी के जो यूएस में पोर्टफोलियो है वहाँ पे किस तरह से ग्रोथ होती हुई दिख रही है, प्राइस इरोजन जो है वहाँ पे कंपनी को कितना इम्पैक्ट होता हुआ दिखा है, और साथ ही जो नए प्रोडक्ट लॉन्चेस हैं आने वाले समय में वो क्या रहते हुए दिख रहे हैं। लेकिन माना जा रहा है कि जो डोमेस्टिक बिजनेस है वो उसमें करीब 15 से 16% तक की बढ़त आती हुई दिखेगी। यूएस मार्केट में भी अच्छी ग्रोथ आती हुई दिखेगी। तो YOY QOQ बेसिस पर नंबर्स अच्छे रहेंगे लुपिन के। ओके, तो YOY और QOQ दोनों बेसिस पर आप अच्छे नंबर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं जहां तक लुपिन का सवाल है। बंसल जी, चार्ट्स पर भी राय दें, लुपिन के कैसा दिख रहा है इस समय काउंटर? 1% कमजोर। देखिए दीपांशु, चार्ट्स में तो दम नहीं है। स्टॉक में पहले ही गिरावट देखने को मिली थी, पुल बैक आया था, और एक ही चीज पॉजिटिव है कि कल के लोज को क्रैक नहीं कर रहा है। कल के लोज अराउंड 1117 के अराउंड के हैं, वहीं पर रुका हुआ है। बट चार्ट पे ऐसा कुछ नहीं है, ऊपर में कोई पुल बैक मिलता है 1140 1145 के प्राइस मिलते हैं, तो उन प्राइस के अराउंड जिन्होंने ले रखा है निकलने की राय होगी। निकलने की राय है लुपिन में। और लेकिन इस बीच आज कौन सा ट्यूसडे है? ट्यूसडे ना सुदीप, ट्यूसडे है ना आज या वेडनेसडे? ट्यूसडे, हाँ ट्यूसडे। तो और इस बार 15 अगस्त है हमारा संडे को, ठीक है। तो 15 अगस्त संडे को है, संडे सैटरडे दोनों दिन मार्केट बंद है। तो हमें तो 15 अगस्त इस बार मार्केट के हिसाब से तो फ्राइडे को ही मनाना है, और फ्राइडे को फिर 15 अगस्त मनाना है। तो उसकी तैयारी अभी से हम शुरू कर रहे हैं। और कल आपके लिए हम एक विशेष शो लेकर आ रहे हैं। तो कल 11 बजे फाइनेंशियल फ्रीडम का फॉर्मूला, ये हमारा एक विशेष शो होगा जो आप मिस मत कीजिएगा। और हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे नवनीत मुनोत साहब, SBI माफ कीजिएगा, SBI म्यूचुअल फंड के तो पहले थे, अभी HDFC म्यूचुअल फंड के MD और CEO बन चुके हैं वो। और मेरे ख्याल से हाँ, नवनीत सर का HDFC म्यूचुअल फंड का MD CEO बनने के बाद का ये पहला इंटरव्यू होगा जो आप जी बिजनेस पर देखेंगे। और उनके साथ हम आज़ादी के 75 साल में क्या कुछ हुआ है देश में, इकोनॉमी में, मार्केट में, आगे क्या होने वाला है, ऐसे में किस तरह से आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है, किस तरह से आपको इन्वेस्ट करना है, किस तरह का एसेट एलोकेशन करना है, कहाँ पैसा लगाना है, किस तरीके से लगाना है, और क्या कुछ बदल रहा है, इस पर हम करेंगे विस्तार से बातचीत उनके साथ। तो कल सुबह 11 बजे ये शो मिस मत कीजिएगा, फाइनेंशियल फ्रीडम का फॉर्मूला नवनीत मुनोत साहब के साथ। ये हमारा विशेष शो कल आपके लिए रहेगा। तो ये है एक, और हमने सोचा कि आपको एक बार बता दिया जाए कल के विशेष शो के बारे में। और इस शो को मैं ऑलरेडी कल रिकॉर्ड कर चुका हूँ। कल मैं ऑफिस गया था, इसी वजह से गया था। और अगर आप देखना चाहें तो एक छोटी सी झलक देख लीजिए इसकी। क्या कुछ बदला है 75 सालों में आज़ादी के बाद से निवेश करने के तौर तरीकों में? धीरे धीरे हम कैसे डेवलप होकर कहाँ बढ़ रहे हैं? एक 500 रुपये, 1000 रुपये की SIP के जरिए भी लाखों रुपए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की वेल्थ क्रिएट हो सकती है। जो अब अपने करियर की निवेश की शुरुआत कर रहे हैं, इनके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल हो? हम बोलते हैं स्टार्ट अर्ली, इन्वेस्ट रेगुलरली। अगर ये दो चीज़ अगर हम ध्यान कर लें तो बहुत फर्क पड़ जाता है। जितना जल्दी निवेश चालू करेंगे उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेटर ऑन आता है। अब एक तरफ ये लगता है मजे भी लेने जिंदगी के, एक ही जिंदगी है, और दूसरी तरफ आप तो कहते हैं बचाओ, पैसा लगाओ। तो फिर मतलब ये दोनों का सामंजस्य, कश्मकश जो है, दोनों का सामंजस्य बहुत जरूरी है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में, आपकी ऐसी स्थिति नहीं हो कि आप लोन में ही रह जाएं और बाद में जो जिंदगी को लंबे समय तक एंजॉय करना है, राइट, 75-100 साल तक एंजॉय करना है अगले, तो उसके लिए आगे का सोचना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये है हमारा विशेष शो कल सुबह 11 बजे, मिस मत कीजिएगा। फाइनेंशियल फ्रीडम का फॉर्मूला HDFC म्यूचुअल फंड के MD और CEO नवनीत मुनोत साहब के साथ ये विशेष शो। इस बीच मनाली पेट्रो के रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है, फीलिंग क्यों आ रही है कब से भाव को देखकर कि 5% के निचले सर्किट पे रिजल्ट तो वैसे अच्छे दिख रहे हैं, साल दर साल तो कोई खराब दिखते नहीं। आजकल तो मिड कैप स्मॉल कैप कंपनियों के रिजल्ट, भाव को मत देखो, रिजल्ट है तो रिजल्ट अच्छे दिखेंगे। 87 करोड़ से आय बढ़कर जबरदस्त होती हुई दिख रही है। मुनाफा 3 करोड़ से बढ़कर 80 करोड़, 3 करोड़ से 80 करोड़, साल दर साल तो अच्छे हैं ही। आय देखिए 87 करोड़ से 330 करोड़, 4 गुना।
क्या बात है, लेकिन स्टॉक है 5% नीचे। कहानी बदल गई है। देखिए अब थोड़े से मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग आती दिख रही है। दूसरी बात ये, साल दर साल के साथ साथ आजकल तिमाही दर तिमाही भी नतीजे देखे जा रहे हैं। तो मनाली पेट्रो ये है रिजल्ट में। चार्ट से राय लूंगा नहीं, क्यों फालतू में परेशान किया जाए कुणाल जी को लोअर सर्किट पे। फिर भी अगर कुणाल जी परेशान होना चाहते हैं तो कुणाल जी चार्ट देख के बता दीजिए। अरे जी देखिए, मिड कैप में करेक्शन है और स्टॉक में लोअर सर्किट है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो बहुत जबरदस्त स्ट्रक्चर है। नहीं जी, मुझे लगता है निचले स्तरों पर इसमें खरीदारी के मौके तलाशने चाहिए। तो रिजल्ट भी अच्छे आए हैं। आज तो बाजार का मूड खराब है, मूड अच्छा होगा अनिल जी तो इसमें खरीदारी की राय होगी। तो ये है आपके लिए, जब मूड अच्छा हो तब रिजल्ट देखकर खरीदारी करें। अभी कुणाल जी का, मनाली पेट्रो का और मिड कैप शेयरों का, तीनों का मूड थोड़ा खराब है, इसलिए फिलहाल खरीदारी की राय नहीं है। अच्छा, मूड खराब होने में अगर आपको कुछ और चीज सुनने समझने में इंटरेस्ट है कि रिजल्ट में मजा नहीं आ रहा, कोई स्टॉक्स के प्राइसेस में मजा नहीं आ रहा, तो चलिए एक ज्ञान की बात कर लेते हैं। बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने कुछ अपने नियम बदले हैं सर्विलेंस को लेकर, सर्किट फिल्टर की लिमिट्स को बदलने को लेकर। आइए ये नए नियम क्या है और अब इसमें सर्किट फिल्टर के नियम किस तरह से मॉडिफाई होंगे, किस तरह से अलग तरीके से होंगे, ये बताने के लिए वरुण हमारे साथ हैं। वरुण बताइए। डेफिनेटली अनिल जी, देखिए अभी तक होता था कि आपके पास एएसएम लिस्ट थी, जीएसएम लिस्ट थी, आपके प्राइस बैंड रखे गए थे 20% का सर्किट, 10% का सर्किट। अब एक नया फ्रेमवर्क चालू होने वाला है जो बीएसई शुरू करेगा, माफ कीजिएगा, वो है एड ऑन प्राइस बैंड फ्रेमवर्क। ये नए नियम जो है वो लागू होने वाले हैं दरअसल 23 अगस्त से। दरअसल इसके बेसिस पे स्टॉक्स की जो है वो एक लिस्ट बनाई जाएगी और इन स्टॉक्स को एक बेसिक क्राइटेरिया के बेसिस पे छाटा जाएगा सबसे पहले, और उसके बाद इन स्टॉक के प्राइसेस पे लिमिट लगाई जाने वाली है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अब सबसे पहले आप ये समझिए कि वो क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया यह है कि पिछले 6 महीने में, कैलेंडर ईयर में, अगर आपकी स्टॉक की प्राइस 6 गुना हो चुकी है तो आप इस लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। 1 साल में अगर 12 गुना हुई है, 2 साल में 20 गुना या 3 साल में 30 गुना हुई है तो आप इस लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। तो सबसे पहली चीज तो ये कि आपको इस लिस्ट में शामिल होना है। अगर इस लिस्ट में शामिल हो गए तब जाके इन स्टॉक की प्राइसेस पे जो है वो लिमिट लगाई जाएगी। दरअसल जो लिमिट लगाई जाएगी वो आपके जो सर्किट फिल्टर्स लगाए जाते हैं उनके ऊपर ये जो लिमिट है उसको लगाया जाने वाला है। और जो लिमिट लगाई जाएगी वो बेसिकली एक रेफरेंस प्राइस के बेसिस पे लगाई जाती है, यानी कि आपका जो रेफरेंस प्राइस होगा उसके ऊपर लिमिट, यानी कि अगर आपका एक्स रेफरेंस प्राइस है तो जैसे कि 20% का अगर प्राइस बैंड रखा गया है तो 1.6 का अपर प्राइस लिमिट होगा और लोअर प्राइस लिमिट जो है वो 0.6 टाइम्स का होगा। तो इस तरह से बीएसई ने अलग अलग प्राइस लिमिट जो है उसको तय किया है और वीकली, मंथली और क्वार्टरली ये 3 प्राइस लिमिट जो है वो लगाई जाएगी। और अगर इसमें से कोई भी प्राइस लिमिट जो अपर प्राइस लिमिट होती है उसके मिनिमम ऑफ द 3, यानी कि वीकली, मंथली और क्वार्टरली के जो मिनिमम होगा उसको अगर ब्रेक करेंगे तो फिर से स्टॉक उसी लेवल पे आ जाएगा, उसके ऊपर जा नहीं पाएगा। ये बेसिकली उसका पूरा मतलब है। और अगर नीचे का प्राइस लिमिट तक जाता है तो इन तीनों के मैक्सिमम तक अगर जाएगा तो वो प्राइस लिमिट के नीचे जा नहीं सकेगा। बेसिकली इसको जो प्राइस में ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है उसके मद्देनजर ये जो प्राइस लिमिट है उसको लगाया गया है। एक एग्जांपल अगर आप दूँ तो अगर 100 रुपये का स्टॉक है और 10 रुपये के आपकी प्राइस बैंड रहती है, सर्किट फिल्टर रहता है, और अगर वीकली अपर लिमिट जो है वो 1.3 टाइम्स की है तो 130 तक ही आपका स्टॉक प्राइस जा सकता है। और लोअर प्राइस लिमिट अगर 0.7 टाइम्स की है, यानी कि आपके पास सिर्फ 25 पैसे के आसपास का, 25 रुपये के आसपास का गैप है जितने आप पोजीशन ले सकते हैं। तो इस तरह से ओवरऑल लिमिट लगाई जाएगी और कहीं ना कहीं जो प्राइसेस में वॉलेटिलिटी होती है उसको रोकने की कोशिश जो है वो बीएसई कर रहा है। और ये सिर्फ बीएसई के स्टॉक पे लागू होगा, एनएसई के स्टॉक पे लागू नहीं होगा, ये भी इनका कहना है। और हर हफ्ते जो कि आपके जो वीकली प्राइस बैंड चेंज होंगे वो होंगे, लेकिन इस लिस्ट में बाहर आने के लिए कम से कम 90 दिन रुकना पड़ेगा किसी भी स्टॉक को, और पीरियडिकली इसको बीएसई जो है वो रिव्यू भी करता जाएगा। तो आप ये कह रहे हो कि जो स्टॉक सिर्फ बीएसई पे लिस्टेड है ना, जो स्टॉक दोनों एक्सचेंज पे लिस्टेड है उन पे ये रूल लागू नहीं होगा, करेक्ट? वरुण, हाँ बोलो। इसका जवाब हाँ में ही है, मुझे पता है, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूं। जो स्टॉक्स बीएसई पर लिस्टेड है उन्हीं के लिए ये रूल लागू होंगे, जो स्टॉक दोनों एक्सचेंज पर लिस्टेड है उन पर ये लागू नहीं होगा। मैं जस्ट खाली पॉइंट वो क्या कहना चाहिए उसको फोकस करने के लिए मैंने वापस पूछा। अच्छा, एक चीज और बताइए, क्या इस रूल का मतलब ये समझे कि कोई स्टॉक अगर 6 गुना बढ़ गया तो मतलब
6 महीने में 6 गुना से ज्यादा नहीं बढ़ सकता है, ये रूल हो जाएगा क्या? या फिर हर एक स्टॉक के लिए उसकी सर्किट लिमिट क्या है, उस हिसाब से डिसाइड होगा कि वो स्टॉक 1 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में कितना बढ़ सकता है या कितना घट सकता है? ऐसे चलिए, वरुण डिस्कनेक्ट हो गए। चोपड़ा साहब हमारे साथ हैं। चोपड़ा साहब फिर पूछेंगे कि एक्सचेंज से रिलेटेड सवाल मुझे पूछो। एक बार पहले पूछा था जब बहुत गड़बड़ हुई थी उस समय, लेकिन चोपड़ा साहब आज तो बिल्कुल एकदम मैं मुस्कुराते हुए अच्छे से पूछ रहा हूँ आपसे, ये जो सर्किट लिमिट बदलने का और इसमें एक बड़ी लिमिट लगाने का जो प्रावधान है, उसके पीछे क्या मकसद है? आप क्या समझते हैं, इससे क्या होगा, ये बताइए जरा। अनिल जी, क्या आप एक बार दोबारा सवाल पूछ सकते हैं? कुछ ऑडियो में इशू था। अच्छा, ये वो आप वरुण ने जो लिंक किया वो आप सुन पाए कि नहीं सुन पाए कि बीएससी अपने यहाँ जो लिस्टेड स्टॉक्स हैं, जो सिर्फ स्टॉक ऐसे जो सिर्फ बीएससी पर लिस्टेड है, उसमें एडिशनल सर्विलेंस सिस्टम और एडिशनल सर्किट फिल्टर्स के रूल्स बनकर आ रहे हैं। ये आपने देखा या मिस हो गया सर? नहीं, मैंने थोड़ा सा देखा था, मगर इस पे मैं ये बात बोलना चाहूंगा कि जिस तरीके से अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो लॉट्स हैं उसके ऊपर भी इंडिविजुअल ट्रेड के ऊपर लिमिट लगाई थी, अब बीएससी यही कर रहा है स्टॉक्स के ऊपर। तो मेरा ये मानना है अनिल जी, कहीं ना कहीं एक्सचेंजेस भी ये चाहती हैं कि कोई थोड़ा बहुत अगर गिरावट होता है तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको कम से कम डैमेज हो। तो ये कहीं ना कहीं सर्वेलेंस मेजर्स जो हैं वो हैं तो निवेशकों के लिए अच्छे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पिछले 4-5 सालों में जो हमने एएसएम जीएसएम में स्टॉक्स जाते और आते देखे, जिनमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम हो जाता था या जो प्राइस मूवमेंट हो जाता था, तो उनको बी कैटेगरी में डाल दिया जाता था या उन पे एएसएम और जीएसएम कैटेगरीज में रखा जाता था। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये निवेशकों के लिए अच्छा है। ये सर्वेलेंस मेजर्स इंडिया में जिस तरह से आ रहे हैं, ग्लोबली काफी एक्सचेंजेस में, काफी कंट्रीज में ऐसा होता है, सर्वेलेंस मेजर्स होते हैं। तो जितना बढ़िया सर्वेलेंस हमारे एक्सचेंजेस का होगा, मुझे लगता है कि जो इंटरनेशनल निवेशक हैं उनके लिए भी बहुत वो हमें अच्छा ही मानेंगे और ज्यादा फंड हमारे भारत में आएगा। और जहाँ पे जो पहले बात होती थी स्टॉक रिगिंग की या मैनिपुलेशंस की, तो उसके स्कोप कम होते जाएंगे। तो मुझे लगता है ये सारे मेजर्स अच्छे हैं ओवरऑल टोटलिटी में, यदि हम देखें। परफेक्ट। अच्छा वरुण, आवाज मिल रही है आपको? पहले आवाज मतलब वाकई में चली गई थी, कट गया था कनेक्शन, या सवाल थोड़ा मुश्किल था तो आपने सोचा जवाब ही क्यों दूं, ऐसे लगेगा कि आवाज कट गई? नहीं अनिल जी, नहीं अनिल जी, मुझे आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी, वो बीच में फोन कट गया था। नहीं, हम तो कई बार फोन पे ऐसे ही करते हैं, जिस बात का जवाब नहीं देना पड़ता, अरे आवाज ही नहीं आ रही, मतलब उसमें कभी कभी थोड़ी ओवर एक्टिंग हो जाती है, बार 2-3 बार बोलते हैं तो सामने वाला समझ लेता है कि आवाज आ तो रही है लेकिन ऐसे ही बोल रहे हैं। अच्छा, तो फिर मुश्किल सवाल। अच्छा फिर ये बताओ, फिर 6 महीने में मैक्सिमम कोई स्टॉक कितना बढ़ या घट सकता है, ये फॉर्मूला क्या होगा? 6 महीने में अनिल जी, उसमें ऐसा है कि 6 महीने में अगर आपका स्टॉक 6 गुना हो चुका है, 6 टाइम्स हो चुका है, तो आप इस लिस्ट में आ जाएंगे। बेसिकली ये 4 क्राइटेरिया इन्होंने रखे हैं, एक 6 महीने का, या तो साल भर, या 2 साल, या 3 साल। इसमें से किसी भी क्राइटेरिया में अगर आप आते हैं तो आपका स्टॉक जो है वो एड ऑन प्राइस बैंड फ्रेमवर्क के तहत आ जाएगा। और एक बार अगर आ गया तो उसके बाद 90 दिन तो आपका जो स्टॉक है वो इसी फ्रेमवर्क में रहने वाला है, उसके बाहर नहीं निकलेगा। और उसके बाद फिर महीने 2 महीने बीएससी जो है इसको रिव्यू भी करते हैं। बढ़िया है, परफेक्ट। तो फॉर्मूला ड्रिवन सर्किट फिल्टर्स ये होंगे और ज्यादा कड़क और ज्यादा मजबूत। या तो आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए, फॉर्मूला डाल दीजिए, एक्सेल शीट बना लीजिए, या किसी सीए या सीएफए का आप मदद लेकर भी ये काम कर सकते हैं। ये नए नियम कब से लागू हो रहे हैं वरुण? हो गए कि अब लागू होने वाले? कब से हो रहे हैं? 23 अगस्त से लागू होंगे अनिल जी। ओके, चलिए, बहुत ही बढ़िया, धन्यवाद वरुण। पूरे बहुत विस्तार से आपने सारे ये नियम बताए और बहुत ही बढ़िया। चलिए, नए सर्किट लिमिट्स आपके लिए आते हुए दिख रहे इस वक्त। ये है पूरा का पूरा एक्शन इस वक्त होता हुआ। आइए कुछ और स्टॉक जो भरपूर एक्शन में आगे बढ़ने की तैयारी कर। अच्छा, इससे पहले मार्केट हरे निशान में आ चुके हैं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी। तो थोड़ी देर पहले जिन्हें लग रहा था कि बस निफ्टी और बैंक निफ्टी लोअर सर्किट लगाने की तैयारी में है, वो राहत की सांस ले सकते हैं, अब बेहतर है। हाँ, ब्रॉडर मार्केट अभी भी कमजोर है, बिल्कुल है, इनमें टाइम लगेगा, लेकिन निचले स्तरों से काफी कुछ स्टॉक्स में रिकवरी यहां से आती हुई दिख रही है आपको। जी दीप।
बिल्कुल सर, बढ़िया रिकवरी आती हुई दिख रही है और बैंक्स में भी रिकवरी हुई है, निफ्टी में भी रिकवरी आपको होती हुई दिख रही है। हालांकि कुछ स्टॉक्स हैं अभी भी दबाव में, बट निचले स्तरों से आपको जो एक्शन है वो भरपूर होते हुए दिख रहा है और थोड़ा ब्रॉडर मार्केट में भी स्टॉक्स संभलते हुए दिखे हैं आज। वैसे तो ब्रॉडर मार्केट में आप काफ़ी बड़ी गिरावट आते हुए देख रहे हैं सर, बट कुछ काउंटर्स हैं ब्रॉडर मार्केट के जो आपको थोड़ा संभलते हुए दिखे हैं। एक ऐसा ही काउंटर है जिस पर मैं सुमित जी से राय लेना चाह रहा था, मैक्स हेल्थ, क्योंकि शैल्बी के हमने देखा दमदार नतीजे आए, मैक्स हेल्थ के भी आज नतीजे आते हुए दिखे और स्टॉक भी थोड़ा मूवमेंट दिखा रहा है। हेल्थ केयर स्टॉक्स में 2-3 दिनों से एक्शन है। सुमित जी कोई राय इस चार्ट पर? बिल्कुल दीपांशु, मार्केट जब इतने वोलेटाइल हो तो हेल्थ और वेल्थ दोनों का ध्यान रखना जरूरी है। तो मैक्स हेल्थ यहाँ पे चार्ट्स के ऊपर अच्छा है काउंटर, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्स हेल्थ केयर के अंदर लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करें। 300 का लेवल जैसे ही टूटेगा, 300 का लेवल ब्रेक होने के बाद स्टॉक में मोमेंटम और बढ़ेगा और 325 रुपए तक के लेवल ऊपर में मैक्स हेल्थ केयर में देखने को मिल सकते हैं। तो पोजीशंस होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा। बिल्कुल, तो पोजीशंस होल्ड करने की सलाह है उस काउंटर पर, नजर रखिए। मैक्स हेल्थ आपको बढ़िया एक मूव आते हुए दिखा रहा है। भारतीय एयरटेल ने आज फ्रेश लाइफ हाई छुआ है, तो ये काउंटर भी जबरदस्त एक्शन में आपके लिए बना हुआ है और अब हमारी चर्चा में रोज आ रहा है क्योंकि बढ़िया ब्रेकआउट है पिछले कुछ दिनों का। बंसल जी, भारतीय एयरटेल पर अब यहाँ से कोई ट्रेड बताइए सर। BTST कॉल बनता है इस पर, जिस तरह से वीक बाजार में भी इसने होल्ड आउट किया है और आज नया लाइफ हाई बनाया है। देखिए दिवांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, बड़ी वाली नेकलाइन तोड़ के काफी समय बाद जिन स्तरों पे चल रहा है यहाँ पे क्लोजिंग आ रही है, अनचार्टेड टेरिटरी में आ रहा है, ब्लू स्काई जोन में आ रहा है। तो BTST के नजर से दीपांशु मैं नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा यहाँ पर इसको बाय एंड होल्ड करना चाहिए। जो काफी समय से बड़े बड़े टारगेट्स आ रहे थे 670 के, 730 के, किसी के ये फॉरेन ब्रोकरेजेस के आ रहे थे, अब ये स्टॉक जो है उस तरफ जा रहा है। तो इन स्तरों पर करेक्शंस पर भारतीय में निवेश की राय होगी। ओके, तो ये है आपके लिए राय जहां तक भारतीय एयरटेल का सवाल है। इस बीच एक काउंटर जिसको कुणाल जी काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं और शायद उनके पोर्टफोलियो में भी है, लिंडे इंडिया। 20 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 73 करोड़ का आते हुए दिखा है और काफी चर्चा में भी रहा था ये स्टॉक, स्पेशली अप्रैल और मई के महीने में। नतीजे भी वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। आय भी डबल होती हुई दिखी, लगभग बल्कि डबल से ज्यादा होती हुई दिखी। 248 करोड़ से बढ़कर 519 करोड़ की आय और मुनाफा तो देखिए 3.5 गुना बढ़कर आया है। 20 करोड़ से अब 73 करोड़ पर आया है लिंडे इंडिया। कुणाल जी राय दें, काफी समय से चर्चा नहीं हुई है बट अच्छे नतीजों पर रिएक्ट भी कर रहा है स्टॉक, 3% ऊपर इस समय। देखिए जबरदस्त चार्ट है, 1810 के ऊपर अभी भी ब्रेकआउट आता हुआ दिखा है दीपांशु। निचले स्तरों से शानदार रिकवरी है। मुझे लगता है कि 2000 रुपए के आसपास के लेवल्स इसमें आते हुए दिखेंगे। तो हालांकि देखिए ट्रेडिंग के लिए बहुत ज्यादा ये अप्रोप्रिएट नहीं है, लेकिन जिनके पास है बने रहें। मुझे लगता है 2000 के लेवल्स आपको जल्द लिंडे इंडिया में आते हुए दिखेंगे। और डिस्क्लेमर है कि मेरा निजी निवेश। बिल्कुल, कुणाल जी का निजी निवेश है और कई बार इस स्टॉक पर कुणाल जी से हमने राय भी ली है और साथ ही हम देख भी रहे थे कि काफ़ी चर्चा में रहा था ये काउंटर अप्रैल मई महीने में और वहाँ पर हमने एक बड़े ब्रेकआउट भी देखे थे। वहाँ से फिर थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है बट स्टॉक है एक्शन में, ये है लिंडे इंडिया। जी अनिल जी, तो थोड़े नतीजों का रिएक्शन बाजार में आते हुए दिख रहा है सर। बिल्कुल, और 3 बजे का वक्त है और ये है वक्त एकदम सही बिगुल बजाने का। तैयार है विश्वेश जी, विश्वेश का विशेष। बताएं विश्वेश जी। अनिल जी से मेरी ओर से जो खरीदारी की राय है वो है PVR। करंटली फ्यूचर में 140809 के आसपास चल रहा है और मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं अनलॉक थीम जो है वो प्ले आउट होना बाकी है। उस हिसाब से PVR का लार्ज कंसोलिडेशन है, वो काफ़ी टाइम से अटेम्प्ट कर रहा है 1440 के ऊपर जाने की, लेकिन नहीं जा रहा है। तो अगर आप जून के मंथ से देखोगे तो 1440 1450 के आसपास काफ़ी रेजिस्टेंस था, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि इवेंचुअली ये निकाल के 1500 की ओर जाना चाहिए। तो PVR को खरीदना है मौजूदा 10 रुपये, 1380 का स्टॉप लॉस रखना है, 1450 और 1500 के टारगेट रहेंगे PVR में। PVR में खरीदारी की राय, कच्चा खरीदारी की राय तो ठीक है विश्वेश जी। उससे पहले मैं एक दूसरी चीज पूछनी है मुझे आपसे। जरा विश्वेश जी को दिखाओ एक बार टीवी स्क्रीन पे, जरा किधर, हाँ विश्वेश जी को। वो जब आप कॉल दे रहे थे ना PVR का, तो वो ऐसे इधर लेफ्ट साइड में, इधर साइड में देख कर दे रहे थे।
इसको कोई खास वजह, जैसे सचिन तेंदुलकर मैदान में उतरते हैं बैटिंग करने तो वो एकदम ऐसा ऊपर देख के फिर उतरते हैं, तो मतलब वो शुभ मानते हैं ऐसा, तो आपका ऐसा कुछ है कि लेफ्ट में देख के कॉल देने में आपके हमेशा टारगेट हिट होते हैं, स्टॉप लॉस नहीं हिट होते हैं कोई या फिर टीवी उधर लगा रखा है? देखिए अनिल जी, मेरे सामने कैमरा है, यहाँ लैपटॉप है, इस तरफ आईपैड है और यहाँ पे 6 स्क्रीन है और इस तरफ 2 स्क्रीन है और काफ़ी सारी चीज़ें चल रही होती है, तो मैं कॉन्स्टेंटली रिव्यू कर रहा होता हूँ। तो जब मैं पीवीआर का ट्रेड देख रहा हूँ तो मैं उसके डेटा स्क्रीन में देख रहा हूँ, चार्ट लैपटॉप पे देख रहा हूँ, इस स्क्रीन में जी बिजनेस का लाइव चैनल चल रहा है। मैं आपको शायद ये फोटो क्लिक करके ट्विटर पर टैग करूँगा तो आप देख पाएंगे। तो जब इस तरफ देख रहा हूँ या इस तरफ देख रहा हूँ तो मैं स्क्रीन पर देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है। तो मैं पीवीआर का करंट रेट देख रहा था जब मैं राइट में या लेफ्ट में रिव्यू कर रहा था। कैसे कर लेते हैं आप विश्वेश जी? यहाँ पे तो एक स्क्रीन ढंग से बराबर देखी नहीं जाती, उसमें भी बहुत सारी चीजें मिस हो जाती है। विश्वेश जी को देखे क्या गजब की मल्टीटास्किंग है, एक साथ 10-12 स्क्रीन आपने बताया भी था, बहुत सारे आप खोल के रखते हैं वो सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम और क्या क्या। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो विश्वेश जी की तरफ से कॉल है आपके लिए पीवीआर में 1408 रुपए के आसपास खरीदारी करने की राय, 1380 का स्टॉप लॉस, 1450 और 1500 के टारगेट के लिए। धीमे धीमे बाजार में रिकवरी लौटती हुई दिख रही है। हरियाली आपको नजर आएगी निफ्टी और सेंसेक्स में। बैंक निफ्टी लाल और हरे निशान के बीच में झूलता हुआ आपको नजर आएगा। इस बीच जय कुमार इंफ्रा के भी नतीजे आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। नतीजों के दम पर थोड़ा सा स्टॉक में एक्शन कमजोरी की तरफ होता हुआ दिख रहा है। तो एक के बाद एक ढेर सारे स्टॉक्स हैं जो अपने रिजल्ट देते हुए दिख रहे हैं इस वक्त, वहीं पर आपको फोकस करना है। जी दीप। बिल्कुल सर, नतीजों का पूरा रिएक्शन इस समय बाजार पर प्ले आउट हो रहा है और कुछ और नतीजे भी आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं। पर इससे पहले निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत करते हैं उनका। स्वागत है नितिन जी, गुड आफ्टरनून। और गिरावट के बाद थोड़ा संभलते हुए दिख रहे हैं, आज वैसे तो नया रिकॉर्ड हाई बन ही चुका है, क्या कह रहा है डेटा बाजार पर, क्या स्ट्रैटेजी है आपकी इस समय? देखिए एक्सपायरी परसों है और जो डेटा बन रहे हैं वो 16,200 पे बहुत अच्छा सपोर्ट है और ऊपर 16,400 और 300 ये दोनों रेसिस्टेंस बन रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सपायरी परसों होनी चाहिए वो 16,200 से 16,400 के बीच में होनी चाहिए और स्लाइटली साइडवेज एक्सपायरी होगी, यानी कि 2-3 दिनों से हम साइडवेज ट्रेड कर रहे हैं और एक्सपायरी भी उम्मीद है कि साइडवेज होनी चाहिए, यानी 16,200 से ऊपर और 16,400 के नीचे और पॉसिबली 16,300-350 की रेंज में एक्सपायरी हो सकती है, ऐसा डेटा बन रहा है। उसी को देखते हुए हम एक बुल कॉल स्प्रेड ले रहे हैं आज और उसमें 16,250 की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे और 16,350 की बेच देंगे। ये प्रोसेस में आपको करीब 42-43 रुपीज की कॉस्टिंग आती है। स्टॉप लॉस 20 रुपए का होगा और टारगेट करीब 80 रुपए के होंगे। इसमें व्यू ये बन रहा है कि एक्सपायरी करीब 16,325-350 की तरफ हो सकती है, यानी नीचे सपोर्ट है ऊपर रेसिस्टेंस है, इसलिए हम बुल कॉल स्प्रेड ले रहे हैं। ये है आपके लिए एक बुल कॉल स्प्रेड। जहां तक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी पर क्या स्ट्रैटेजी है आपकी नितिन जी? देखिए अभी केवल निफ्टी पे आज ले रहे हैं। बैंक निफ्टी में ऊपर थोड़ी सेलिंग दिखी है। बैंक निफ्टी में डेटा जो बन रहा है वो 36,000 पे काफी सपोर्ट है और ऊपर 36,400-500 पे रेसिस्टेंस है, तो पॉसिबली है कि बैंक निफ्टी भी साइडवेज होनी चाहिए बट विद पॉजिटिव बायस होगी। बैंक निफ्टी पे अभी कोई मैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नहीं ले रहा हूँ, केवल निफ्टी पे लेके चल रहा हूँ। निफ्टी में स्ट्रेंथ ज्यादा इसलिए है क्योंकि आईटी से काफी सपोर्ट मिल रहा है निफ्टी को, तो निफ्टी कंपेयर टू बैंक निफ्टी हो सकता है इस वीक में ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाए। ओके, तो ये है आपके लिए राय नितिन जी की। निफ्टी पर थोड़ी ज्यादा स्ट्रेंथ उन्हें दिख रही है और एक बुल कॉल स्प्रेड बना रहे हैं वो निफ्टी पर 2 दिन बाद की एक्सपायरी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट पर अपनी डेटा रीडिंग और साथ ही स्ट्रैटेजी भी शेयर करने के लिए। आइए वरुण के पास चलते हैं, कुछ नतीजों का है इंतजार। सीमेंस उससे पहले स्टॉक थोड़ा एक्शन में भी रहा है। वरुण बताइए सीमेंस के नतीजे इस बार कैसे रह सकते हैं? ओके, वरुण के साथ थोड़ी देर में हम फिर से कनेक्ट करेंगे। थोड़ा आज उनके नेटवर्क में प्रॉब्लम आती हुई दिख रही है, बट इस बीच एक स्टॉक जिस पर मैं वागले साहब के पास वैसे भी जाने ही वाला था। वागले साहब, एस्कॉर्ट्स, सुबह भी इस पर बात हुई थी, सब तब 3-4% ऊपर आया था, उसके बाद थोड़ा गिरा। अब देखिए सर, ऑलमोस्ट 7% ऊपर है एस्कॉर्ट्स, वो भी ऐसे बाजार में जहां पर हम देख रहे हैं कि काफी तेज गिरावट आ रही है। क्या चल रहा है सर एस्कॉर्ट्स की चार्ट में?
दीपांशु, कुछ ना कुछ डेफिनेटली स्टॉक स्पेसिफिक हो रहा है। मुझे ये स्टॉक 1350 1370 मतलब यहाँ से भी 100 रुपये, लेकिन ये मेरा पोजिशनल व्यू है। आज या कल ये व्यू लेना थोड़ा सा मुश्किल है। आपको पोजिशनली लेना है 1250 1260, थोड़ा सा करेक्शन पे लीजिए। 1230 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और 1350 का एक आध हफ्ते या 2 हफ्ते का व्यू है मेरा। बिल्कुल, तो नजर रखिए स्कॉट्स पर। चोपड़ा साहब, आपके व्यू पर है, आपके कवरेज है, आपका कोई व्यू है स्कॉट्स पर? क्योंकि कुछ तो बड़ा होते हुए दिख रहा है। क्या ये स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन समझे या फिर स्पेस में कुछ एक्शन आ रहा है? क्योंकि 2 दिनों से एमएनएम पर भी कुछ मूव आया है। आपकी कोई राय है स्कॉट्स की आज की मूव को लेकर? आपने बिल्कुल ठीक बोला कि जितने भी ट्रैक्टर और एग्री स्पेस की कंपनीज हैं वहां पर कुछ मूवमेंट देखने को मिल रहा है, और उसमें वीएसटी टेलर्स है, स्कॉट्स है और महिंद्रा एंड महिंद्रा है। तो नो डाउट मुझे भी यहाँ से अच्छा लगता है, क्योंकि मानसून्स नॉर्मल हैं और कई जगह पे तो अब नॉर्मल हैं, अच्छे मानसून्स हुए हैं। और ये एक ट्रेंड देखा गया है कि अच्छे मानसून के बाद ट्रैक्टरों की जो बिक्री है वो बढ़ जाती है। तो इस एक्सपेक्टेशन में मुझे लग रहा है स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। और ऐसे बाजार में मुझे लगता है कि सेक्टर स्पेसिफिक रहना, स्टॉक स्पेसिफिक रहना बहुत बेहतर बात है। तो स्कॉट्स, एमएनएम और वीएसटी टेलर्स तीनों ही मुझे ठीक लगते हैं विद मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। स्कॉट्स, एमएनएम, वीएसटी टेलर्स तीनों ही जो ट्रैक्टर स्टॉक्स हैं वहां पर आपको एक्शन भरपूर होते हुए दिख रहा है। नजर रखिए इस स्पेस पर। नजर रखनी है एक और स्टॉक पर जो आज तो खैर आपको मौका नहीं दे पा रहा है, सर्किट लगा हुआ है, बट एक्शन इस पर भरपूर आया है। हिंदुजा ग्लोबल, जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर पर लगी है मुहर और बड़ी वैल्यूएशन पर इनके हेल्थ केयर कारोबार की हुई है डील। आइए इस डील के बारे में कुछ और डिटेल्स लेते हैं कुशल के साथ। कुशल, बताइए। बिल्कुल, और जिस तरह की तेजी दीपांशु आज बनी हुई है वो हो सकता है आगे भी हमें बनती हुई नजर आए, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह की डील वैल्यूएशन आती हुई दिखी है, जो इनका हेल्थ केयर सर्विस कारोबार है, बाजार अनुमान करके चल रहा था। इनफैक्ट हमने भी आपको एक्सक्लूसिव जानकारी में ये बताया था कि करीब 7500 करोड़ रुपए में ये डील होने की संभावना लग रही है। जबकि आज जो खबर आई है, इनफैक्ट जो कल प्रेस रिलीज इनकी आती हुई दिखी है, उसमें कुल मिलाकर आपको जो वैल्यू दिखेगी 9200 करोड़, यानी कि हमारा जो अनुमान था उसके मुकाबले ऑलमोस्ट 22% की ज्यादा वैल्यूएशन पर ये डील होती हुई नजर आई है। तो डेफिनेटली इनके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट ये क्रिएट कर सकता है आगे आने वाले समय में इनके स्टॉक प्राइस में। हेल्थ केयर कारोबार को इन्होंने बेरिंग पी की जो एक कंपनी है उसको ये बेचते हुए नजर आए हैं, और इसकी जानकारी हमने आपको 16 अप्रैल को ही अपनी एक्सक्लूसिव रिसर्च में ऑलरेडी दे दी थी। इनफैक्ट यहाँ पर जो इनका हेल्थ केयर कारोबार है दीपांशु, वो करीब इनकी कुल आय का 60% हिस्सा कॉन्ट्रीब्यूट करता है। तो डेफिनेटली एक बड़ा चंक जो है इन्होंने ये डाइवेस्ट किया है, और जो डील इनको मिली है वो भी काफी प्रॉफिटेबल है। और वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से भी अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर आप मौजूदा मार्केट कैप देखेंगे तो करीब 6400 करोड़ रुपए का है। जबकि अगर आप गैर जो हेल्थ केयर कारोबार है उसको भी इंक्लूड करेंगे और फॉरवर्ड पी पर इसकी वैल्यूएशन लगाएंगे 15 के फॉरवर्ड पी पर, तो डेफिनेटली करीब 11,500 से 12,000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन इनकी बनती है। तो एक तो ये जो 9,200 करोड़ रुपए की डील वैल्यू जो आती हुई नजर आएंगे, उसका ये फर्दर क्या करते हैं, हम अनुमान कर रहे हैं कि करीब 2,500 से 3,000 रुपए प्रति शेयर का इनको डिविडेंड का ऐलान ये कर सकते हैं। अब ये देखना होगा, काफी इंटरेस्टिंग, क्योंकि 4 बजे हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस की कॉन कॉल है, तो उसको भी हम ध्यान में रखेंगे और वहां से जो भी डिटेल्स आएंगी हम आपके सामने रखेंगे। बिल्कुल, और हमने मैनेजमेंट से भी बात करी थी और मैनेजमेंट में ही कहा कि सभी विकल्पों पर विचार किया जाएगा। तो देखते हैं आज कॉन कॉल से क्या निकल कर आता है। मैनेजमेंट ने ये भी कहा कि 2 से 3 महीनों लगेंगे डील को पूरा होने में, बट डेफिनेटली जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर पर मुहर लगी है। 16 अप्रैल को हमने बताया था आपको कि ये डील आपको होती हुई दिख सकती है। हिंदुजा ग्लोबल ये एक स्टॉक है जो आपको बढ़िया एक्शन में दिखा है। और आज सुबह जब अनिल जी से भी हम बात कर रहे थे तो उन्होंने भी कहा था कि 4,500 तक तो काउंटर को जाना ही चाहिए वैल्यूएशन के लिहाज से। अगर आप देखें जिस वैल्यू पर इस डील को हुआ है, तो काफी लंबी अपसाइड बाकी है। वही है, मौका कब मिलेगा स्टॉक में आपको एंट्री करने का। आइए हिंदुजा ग्लोबल पर तो आपको बढ़िया एक्शन आते हुए दिख ही रहा है, पर इसके साथ ही एक एक करके जो स्टॉक्स में रिकवरी हो रही है उस पर आप देखिए पार्टिसिपेशन भी बढ़ते हुए जा रहा है। इन्फो एज यहां पर अच्छा एक्शन आते हुए दिख रहा है और एक बढ़िया स्पाइक आया है इन्फो एज के चार्ट पर। सुमित जी, लंबे समय से इन्फो एज पर बात ही नहीं हुई है। आज जोमेटो के भी नंबर्स आने वाले हैं, उससे एक्साइटमेंट आया या फिर कुछ और हो रहा है पता नहीं, बट इन्फो एज के चार्ट देखिए, जो स्पाइक आया ये क्या कह रहा है सुमित जी? ऐसा लग रहा है कि
दीपांशु स्टॉक के अंदर अभी यहाँ से और ऊपर का मूव बनेगा। स्टॉक के अंदर अभी सडन मूव स्टार्ट हुआ है। 5490 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के अंदर पिछले 3 से 4 दिनों के हाई ब्रेक हुए हैं। स्टॉक 5500 के ऊपर जैसे ही निकलेगा तो 5600 से 5650 तक का मूव इन्फो एज यानी कि नौकरी के अंदर देखने को मिल सकता है। तो जिन्होंने भी पोजीशंस बनाई है वो लोग पोजीशंस होल्ड करके चले। 5500 के ऊपर 100 से 150 पॉइंट का मूव और देखने को मिलेगा। पोजीशंस होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा। तो नजर रखिए इन्फो एज पर, जहां पर अच्छी मूव आ रही है। और एक स्टॉक जिस पर अभी थोड़ी देर पहले सुमित जी से हम बात भी कर रहे थे, मैक्स हेल्थ केयर, वहां पर एक बड़ा स्पाइक आते हुए दिखा है। थोड़ी सी मूव आ रही थी जब सुमित जी ने इसके बारे में चर्चा करी थी, और अब देखिए 6% ऊपर आपको मैक्स हेल्थ केयर आ रहा है। तो एक ब्रेकआउट उस काउंटर पर भी। आइए देखते हैं वागले साहब के रेडार पर कौन सा स्टॉक आते हुए दिख रहा है। बिगुल वागले साहब के लिए वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, मैं बीटीएसटी के तौर पे नौकरी की बात करने वाला था, तभी आपने सवाल पूछ लिया। अभी 5490 है। मुझे लगता है 40 रुपए का स्टॉप लॉस लेना चाहिए। 5440 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 45 रुपीज की रिस्क होगी 1% वाली। और ये स्टॉक मुझे 5620 तक जाते हुए दिखता है। मैं भी कल के दिन में पहले हाफ में भी शायद ये जा सकता है। इसमें मोमेंटम ये स्टॉक ने अभी पकड़ा है। सो 45 रुपीज का रिस्क, 120 रुपए का रिवॉर्ड, ये बीटीएसटी होगा। बिल्कुल, तो इन्फो एज पर रखिए नजर। अच्छी मूव दिखाता हुआ काउंटर इस समय, और 5600 के पार जाने की तैयारी, जैसा वागले साहब को पसंद आ रहा है। आइए स्वागत करते हैं जय ठक्कर का कैश के ऑप्शन के लिए। गुड आफ्टरनून जय, स्वागत है। बताइए क्या करना चाहिए इस समय। हाय, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। दी बैंक निफ्टी पर हमारा ऑलरेडी 36,000 का एक कॉल ऑप्शन ओपन ही है जो मॉर्निंग में दिया था। एंड मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए अब लो लेवल से तो निफ्टी में इनफैक्ट 90 पॉइंट की एक रिकवरी आ गई। सो लो लेवल्स पे तो अच्छा ही सपोर्ट है। और बैंक निफ्टी अगर 36,000 के ऊपर अगर ऐसे ही ट्रेड करेगा तो अच्छा ही। तो ऑलरेडी इंडेक्स में कॉल ओपन है दीप। सो मैं एक स्टॉक में देना चाहूँगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि सन फार्मा का 790 का कॉल ऑप्शन आप खरीद कर चल सकते हैं, जो करीब अभी 15 रुपये 20 पैसे 15 रुपये 30 पैसे के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रखिए 9 रुपये 80 पैसे का, 9.80 का स्टॉप लॉस रखिए दीप। पहला टारगेट इसमें रहेगा 21.50, सेकेंड टारगेट रहेगा 25, 21 रुपये 50 पैसे एंड 25 रुपये। ये दो टारगेट्स के लिए आप सन फार्मा का 790 का कॉल ऑप्शन खरीदिए। जो हिसाब से ये स्टॉक में रिजल्ट्स के टाइम एक अच्छा मूव आया, बहुत ही अच्छा। अनिल जी ने इनफैक्ट उसके पहले कॉल ऑप्शन रिकमेंड भी किया था रिजल्ट्स के पहले, एंड दमदार रिजल्ट्स आए। उसके बाद थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन भी देखने मिल रहा है, कोई गिरावट नहीं है। क्लियरली एक अक्यूमुलेशन हो रहा है ये स्टॉक में। मुझे ऐसा लग रहा है वो अक्यूमुलेशन का फिर से एक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आकर ये स्टॉक हमें 810 815 तक के लेवल्स दीपांशु दिखा सकता है। इसीलिए सन फार्मा को खरीद कर चलना है। रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर निफ्टी जब नीचे आता तभी अगर आ जाता तो डेफिनेटली उसमें भी दे देता, बट देन इस लेवल्स पे यहाँ पे तेजी करके चल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए सन फार्मा में 790 वाला कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की राय है। और 9 रुपये 80 पैसे का स्टॉप लॉस लगाएं 21 और 25 रुपए के आसपास के टारगेट के लिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी की इंट्राडे वोलेटिलिटी और बाद में ये फाइनली जो क्लोजिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं, शायद हल्के फुल्के हरे निशान में निफ्टी पर हम बंद हो पाएंगे। बैंक निफ्टी फ्लैट बंद होता दिखेगा 36,000 के आसपास अभी तक जो दिख रहा है जय, उस हिसाब से कोई दिक्कत तो नहीं। जो लॉन्ग पोजिशन है अभी भी कोई इंटैक्ट है, कोई ऐसे कोई खास समस्या है, स्टॉप लॉस वाली बात तो नहीं। नहीं अनिल जी, इनफैक्ट जब नीचे आया था निफ्टी 16,200 के आसपास अनिल जी, तब बहुत ही इनफैक्ट एक अच्छा मौका फिर से था। जैसे कल था और 16,150 का कॉल बाय करने का, वैसे ही आज भी था। इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि 16,100 150 की जो रेंज है अनिल जी निफ्टी में, वो इंपॉर्टेंट है शॉर्ट टर्म में। जब तक उसको होल्ड कर रहा है आई थिंक निफ्टी कंटिन्यू रहेगा, उसका ट्रेंड कंटिन्यू रहेगी। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, एज ऑफ नाउ इंट्राडे पर्सपेक्टिव तो 36,000 है, बट पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू अनिल जी 35,700 का जो लेवल है क्लोजिंग बेसिस पे, जो मॉनेटरी पॉलिसी के दिन भी था, अभी भी वही लेवल है। ये लेवल्स के ऊपर जब तक ट्रेड कर रहे हैं मार्केट्स, आई थिंक ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव ही रहना चाहिए। थोड़ी बहुत हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है। शायद अनिल जी माहौल खराब मिड एंड स्मॉल कैप में है, तो उसका प्रेशर शायद यहाँ पे देखने में मिल रहा है। हाई लेवल्स पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग है। सो अदरवाइज ये दो मेजर इंडाइसेस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है।
तो ये है आपके लिए राय इस वक्त निफ्टी बैंक निफ्टी में कोई खास समस्या नहीं, स्टॉक स्पेसिफिक जरूर करेक्शन है, इंडेक्स में समस्या नहीं, कम से कम इतना आप भरोसा करके चल सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, बैंक से बेनिफिट। आशीष हमारे साथ तैयार है बताने के लिए सारे शेयरों के बारे में। आशीष, 6 स्टॉक हैं बैन में, बाहर कोई निकल रहा है? नहीं अनिल जी, 6 स्टॉक जो बैन में है, बैन में बने रहेंगे। कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं जिसकी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट फिलहाल 80% से नीचे आई हो। तो ये जो 6 स्टॉक हैं, कल भी इनमें से कोई भी स्टॉक बैन से बाहर नहीं निकला था और आज भी इस लिस्ट में कोई बदलाव यानी एग्जिट तो नहीं होगा, लेकिन एंट्री होने जा रही है। पीएनबी यहाँ पर नजर रखिएगा क्योंकि मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट अगर आप देखें तो बढ़कर करीब 96.44% हो गई, 95% के आंकड़े को क्रॉस कर दिया है। तो पीएनबी, ये बात तो पक्का हो गई कि पीएनबी अब जो है बैन में आएगा। बाकी के जो 6 स्टॉक हैं बैन में बने रहेंगे। अब जो लिस्ट है वो लंबी हो जाएगी, 6 की जगह अब 7 स्टॉक हैं वो बैन में आ जाएंगे। लिस्ट लंबी हो रही है, बाहर नहीं आ रहे हैं स्टॉक इस बार। अभी तक हमने देखा है कि जब से इस सीरीज की शुरुआत हुई है काफी तेजी से स्टॉक बैन लिस्ट में आते हुए दिखे और अब पीएनबी की एंट्री होने वाली है। 6 स्टॉक्स हैं बैन में, पीएनबी 7वां स्टॉक बनते हुए आपको दिख सकता है। शुक्रिया आशीष बैन से बेनिफिट के लिए। आखिरी 10 मिनट ट्रेड के चलते हैं अनिल जी के पास आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी के लिए। अनिल जी, मार्केट एक्शन तो ठीक ठाक है। अगर आप ग्लोबल मार्केट्स की बात करें, यूएस में देखिए डाउ फ्यूचर्स एकदम सपाट है, हल्की सी गिरावट। नैस्डैक फ्यूचर्स में आपको थोड़ी खरीदारी आपको आती हुई दिख रही है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड कल 1.32% के करीब क्लोज हुई थी, आज भी वहीं पर है। 1 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर बिल की बात हो रही है और पूरी संभावना है कि आज ही इसको मंजूरी मिल सकती है। फाइनल ऑफ कोर्स कभी नहीं कह सकते, उनकी सेनेट जिस तरह से काम करती है, बट पूरी संभावना है कि आज शायद इसको मंजूरी मिल जाए। तो ये एक बड़ा फैक्टर है जो बाजार में प्ले आउट होते हुए दिखेगा। यूरोप की अगर आप बात करें सर, मिला जुला कारोबार है, बहुत ही सीमित दायरे में वहां पर आपको ट्रेड होते हुए दिख रहा है। कच्चे तेल कल की भारी गिरावट के बाद आज 1% ऊपर है, $70 के जस्ट नीचे है ब्रेंट इस समय, और डॉलर में भी आपको थोड़ी स्ट्रेंथ आती हुई दिख रही है। क्या करके जाएं सर? दीप, बैलेंस्ड है मार्केट एक्चुअली। अब आज रात अमेरिका में क्या होगा उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। थोड़ी सी वॉलेटिलिटी हुई, इसलिए थोड़ा सा डर रहता है कि क्या पता अमेरिका में थोड़ी कमजोरी होगी। तो अदरवाइज तो ऐसा कोई खास समस्या ऐसी दिख नहीं रही है मेरे हिसाब से। तो अगर आप लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ही पोजीशन में दोनों कैरी कर सकते हैं, आपके लिए स्टॉप लॉसेस बहुत क्लियर कट वेल डिफाइंड है। अगर आप लॉन्ग पोजीशन कैरी कर रहे हैं तो आप 16,100 का पुट खरीद लीजिए, ताकि कहीं अनएक्सपेक्टेड मार्केट नीचे खुल जाए तो आपकी 16,100 के पुट से हेजिंग हो जाए, और 16,100 के पुट पे आपको कोई खास प्रीमियम भी नहीं लगेगी, उतनी ज़्यादा नहीं होगी। तो 16,100 का पुट खरीद सकते हैं और अपनी लॉन्ग पोजीशन को हेज कर सकते हैं, या फिर 16,400 का एक कॉल भी बेच सकते हैं। अगर आप शॉर्ट हैं तो भी वही है, 16,400 का आप एक कॉल खरीद लीजिए और 16,100 का पुट बेच दीजिए। आइदर थिंग जो आपको ठीक लगे वैसा आप काम कर सकते हैं। तो दोनों तरफ से हेज करके बीचों बीच में एकदम फ्लैट बंद हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई ऐसी समस्या है, कोई दिक्कत है। सिर्फ ये है कि चलिए ठीक है, जो बंद हो रहा है वो इस तरीके से हो रहा है कि थोड़ा सा आपको दोनों तरफ कहीं भी मूव आ सकता है ग्लोबल मार्केट के चलते। तो या तो आप ओवरनाइट पोजीशन थोड़ी सी कम रख लें। आज सुबह भी हम बात कर ही रहे थे कि देखिए अब ग्लोबली थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई दिखेगी, और वो ग्लोबली वॉलेटिलिटी बढ़ने का अगर सुबह 8 बजे ध्यान से सुना हो तो आज यही बात हो रही थी कि अब वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। अब दिन के दौरान आज बढ़कर आई है। क्लोजिंग में देखकर आपको ऐसा लगेगा नहीं कि बाजार में बहुत कुछ हुआ हो, क्योंकि बैंक निफ्टी 2 पॉइंट नीचे दिख रहा है, निफ्टी मुश्किल से 15 पॉइंट ऊपर दिख रहा है। तो ऐसा लगेगा कि जैसे दिन भर ऐसे ही शांति रही, लेकिन अंदर बहुत बहुत क्रांति हुई है। तो थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, इसलिए आप अपनी पोजीशन ओवरनाइट हल्की कर लीजिए, चाहे स्टॉक्स में चाहे इंडेक्स में है। कल का कल देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और बाकी अगर जो पोजीशन लेकर चल रहे हैं उसको हेज करके रखें, सिंपल। जी दी, क्लियर है सर। तो अब थोड़ी वॉलेटिलिटी है, इसलिए हेज रखना जरूरी है। वैसे कोई परेशानी नहीं है, बाजार में रेंज को भी रिस्पेक्ट किया है, नए हाईज भी आज बने हैं, बट वॉलेटिलिटी का आपको ध्यान रखना है इस बाजार में। इस बीच एक पॉकेट है बाजार की जहां पर थोड़ा एक्शन और बढ़ते हुए दिख रहा है। एक तो एबट इंडिया के स्टॉक को देखिए, 5.5% ऊपर ये काउंटर आया है, और एमएनसी स्टॉक्स इन पर्टिकुलर आज आपको अच्छी मूव दिखा रहे हैं। एबट पर रखिए नजर, सैनोफी एक और काउंटर है जहां पर अच्छी मूव आई है। आप मूव देख रहे हैं एबीबी इंडिया पर,
OFSS ऑफ कोर्स ये वायदा कारोबार में भी आ रहा है, तो वहां पर भी एक्शन बन रहा है। फाइजर भी आपको थोड़ी गेंस दिखाते हुए दिखा है, तो कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है MNC स्टॉक्स पर। एक व्यू भी ले लेते हैं हमारे MNC स्टॉक के एक्सपर्ट कुणाल जी के साथ। और एबिट पर एक बड़ा स्पाइक आया है कुणाल जी, और कुछ और MNC काउंटर्स स्पेशली फार्मा कंपनीज एक्शन में है। क्या चल रहा है सर स्पेस में? देखिए, पिछले कुछ दिनों में हमने एक बड़ा करेक्शन देखा है यहाँ पर दीपांशु, और उसी के बाद आज एक पुलबैक आपको देखने को मिल रहा है। तो वापस एक फ्लाइट टू सेफ्टी हो जाती है। जैसे ही आप देखते हैं मिड कैप स्टॉक्स करेक्ट करते हैं तो लोग ऐसे स्टॉक्स को खोजते हैं जहां पर के रिस्क बहुत कम है। तो एबट इंडिया में और सनोफी में इस तरह का मूव आपको आता हुआ दिख रहा है, तो बहुत ज्यादा रीड इसमें नहीं करना चाहिए। इस मूव से प्रभावित होकर बाय नहीं करना है। बाय सनोफी एबट तभी करें जब आप इसको 3-5 साल रखने के लिए तैयार हों। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का दोनों ही स्टॉक्स पे मेरी राय नहीं। ओके, तो ट्रेडिंग के लिए तो राय है नहीं। थोड़ी गिरावट के बाद आज शायद एक बाउंस बैक आ रहा है, बट MNC स्पेस एक ऐसी स्पेस दिख रही है मार्केट में जहां पर आपको थोड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। एरिस लाइफ एक और काउंटर है जहां पर आपको थोड़ी मूव आई है, बल्कि एक अच्छा स्पाइक आया है अभी थोड़ी देर पहले एरिस लाइफ के चार्ट में। विश्वेश जी जरा इसकी चार्ट्स देखें। एरिस लाइफ साइंसेस कुछ तो ट्रेड आते हुए दिखा है। कोई BTST व्यू बनता है इस पे? देखिए, एक चीज़ समझनी चाहिए दीपांशु, जब हम एरिस जैसे चार्ट्स को डिस्कस करते हैं कि जो कुणाल जी ने कहा वही कि स्टॉक के अंदर में शॉर्ट टर्म में आप इनको असेस नहीं कर सकते और इनको लेके नहीं रख सकते। मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए, थोड़ा सा लंबा भी होना चाहिए। 750 जो रेंज है वो काफ़ी अच्छी रेंज है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि फिलहाल जिस हिसाब से मिड कैप स्मॉल कैप में हम सम सॉर्ट ऑफ अ करेक्शन देख रहे हैं दीपांशु, मुझे लगता है वेट एंड वॉच करना चाहिए यहाँ पे नई पोजीशन बनाने के पहले। थोड़ा वेट एंड वॉच करें नई पोजीशन बनाने से पहले। बट ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर एक बढ़िया बाउंस बैक आ रहा है। वागले साहब, बात हो रही थी मैक्स हेल्थ केयर की जहां पर अच्छा स्पाइक है। शैल भी नतीजों पर रिएक्ट कर रहा था। अपोलो हॉस्पिटल्स भी अब फाइनली एक मूव दिखा रहा है सर। अपोलो हॉस्पिटल्स पर जो अभी मूव आई है, कोई BTST ट्रेड का सेंस बनता है इस पे? दीपांशु, नहीं, ये बाउंस बैक है। ऊपर में काफी रेजिस्टेंस अपोलो हॉस्पिटल में है, तो मैं BTST अवॉइड करूंगा। अभी 4086 है। 4100 क्रॉस करेगा तो थोड़ा स्ट्रेंथ आएगा, फिर एक 30-40 रुपए की मूव आ सकती है, तो फिलहाल वेट करें। ओके, 4100 का इंतजार करें, बट अपोलो हॉस्पिटल्स पर भी आपको एक्शन आ रहा है। तो हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, चुनिंदा फार्मा कंपनीज, यहां पर आपको क्लोजिंग में थोड़ा एक्शन बनते हुए दिखा है। नजर रखिएगा कल ओपनिंग पर ये सारे स्टॉक्स कैसे ट्रेड करते हैं। आइए एक कॉल दे रहे हैं जय, उनके लिए बिगुल, जय का जैकपॉट। बताएं जय। ये दीपांशु, एक स्टॉक बड़े कंसोलिडेशन में से निकल रहा है, वो है PVR का 1420 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीद कर चले, जो करीब अभी 57 रुपये 50 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक में जो हिसाब से एक साइडवेज कंसोलिडेशन में से ब्रेकआउट, एक बहुत ही बड़ा मूव ये सीरीज में देखने मिलेगा। दीप, इसका पहला टारगेट रहेगा 72 का, 72 का, एंड सेकंड टारगेट रहेगा 84 का। 72, 84 ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीद कर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस मैं दीप कहूंगा एकदम छोटा सा, अगर आप देखें तो 45 का एक स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। लगभग 12 पॉइंट्स का हुआ और 400 का ही लॉट है, तो अगर आप देखें तो रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू काफी अच्छा बन रहा है। इनफैक्ट PVR का 4th वेव खत्म हो चुका है। मैंने पहले एक बार ये स्टॉक ऑफ द वीक में दिया था। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से ये चैनल में से ब्रेकआउट दे रहा है, हमें लगभग 1500 एंड उसके प्लस तक के लेवल्स भी ये सीरीज में देखने मिल सकते हैं। और जो हिसाब से आज ये स्टॉक में मोमेंटम बना है दीप, मुझे ऐसा लगता है कि ये टारगेट्स कुछ ही दिनों में देखने मिल सकते हैं। ओके, तो यह है आपके लिए PVR। थोड़ी देर पहले विश्वेश जी को भी पसंद आया था, पसंद आ रहा है जय को भी। ऑप्शंस के जरिए या फिर फ्यूचर्स में आप ट्रेड कर सकते हैं। 1500 के टारगेट दिए हैं विश्वेश जी ने, 1420 के कॉल पर खरीदारी के टारगेट 72 और 84 के दिए हैं जय ने। नजर रखिएगा इस काउंटर पर। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं, और इवेंटफुल डे रहा है जहां तक मार्केट्स का सवाल है। फ्रेश रिकॉर्ड्स आपको बनते हुए दिखे हैं निफ्टी पर, फ्रेश रिकॉर्ड्स बनते हुए दिखे हैं सेंसेक्स पर उसके बाद थोड़ी वॉलेटिलिटी आई है, और ब्रॉडर मार्केट्स मिड कैप स्मॉल कैप्स में आपको कहीं ना कहीं एक थोड़ा ब्रेकडाउन भी दिखा था।
पर भारती एयरटेल आज का स्टार, फ्रेश रिकॉर्ड हाइज इस काउंटर ने बनाए हैं, 4% ऊपर ये क्लोज हो रहा है। 550 से जो ब्रेकआउट आया है अब 625 के करीब ये काउंटर आते हुए दिख रहा है। टेक महिंद्रा यहां पर खरीदारी 3% ऊपर। HDFC, कोटक यहां पर आपको खरीदारी आती हुई दिखी है। इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, विप्रो, HCL टेक यहां पर भी एक्शन और HDFC बैंक से भी सहारा आते हुए दिखा है। तो इन दिग्गजों ने बाजार को होल्ड आउट किया है, बट थोड़ी ब्रेथ आज नेगेटिव थी। 20 निफ्टी स्टॉक पॉजिटिव क्लोज हो रहे हैं, 30 निफ्टी स्टॉक्स नेगेटिव थे, जिसमें श्री सीमेंट नतीजों के बाद 4% नीचे। मेटल्स यहां पर आपको भारी वीकनेस दिखी, JSW स्टील, टाटा स्टील, हिंडाल्को यहां पर गिरावट। पावर ग्रिड नतीजों से पहले कमजोर। NTPC पर वीकनेस। ITC आज 2% फिसला है, साथ ही BPCL, IOC, ग्रासिम, SBI, बजाज ऑटो, बजाज फिनसर्व, अदानी पोर्ट्स, हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर्स और साथ ही मारुति, ये काउंटर्स भी आपको वीक होते हुए दिखे हैं। इसके अलावा वायदा कारोबार की बात करें तो बड़ी मूव्स आती हुई दिखी थी। जहां तक एस्कॉर्ट्स का सवाल है, 6% ऊपर ये काउंटर क्लोज होते हुए दिख रहा है। कमिंस यहां पर अच्छी तेजी। नवीन फ्लोरिन, दीपक नाइट्राइट यहां पर अच्छा एक्शन। स्ट्राइड्स फार्मा यहां पर भी बड़ी मूव आती हुई दिखी। जुबलेंट फूड, इन्फो एज खरीदारी इस पर भी। इसके साथ ही AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ICICI प्रू, L&T इन्फोटेक और बाटा सुबह से ही एक्टिव दिख रहे हैं। पर दूसरी तरफ मन्नापुरम नतीजों के बाद 7.5% नीचे ये काउंटर आते हुए दिख रहा है। वायदा कारोबार की बैन में नैल्को, इंडिया बुल्स दोनों पर गिरावट। सेल भी बैन लिस्ट में है, वहां पर भी गिरावट। JSPL नतीजों के बाद और गिरावट, 5% नीचे। और वोडाफोन आइडिया यहां पर भी करीब 5% की वीकनेस। बैंक ऑफ बड़ौदा, NMDC, अपोलो टायर्स, एस्ट्रल लगातार दूसरे दिन 4% की गिरावट आप इस काउंटर पर देख रहे हैं। IDFC फर्स्ट बैंक, PNB, अदानी एंटरप्राइजेस और भारत फोर्ज कुछ और काउंटर्स जहां पर वीकनेस दिखी है। कुछ रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज के बारे में बात करें तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स नतीजों के बाद 3% ऊपर। सोना, BLW हालांकि ऊपर से काफी तेज गिरा है, बट फिर भी 3% ऊपर बंद होते हुए दिख रहा है। पर दूसरी तरफ किम्स, मैक्रोटेक, क्लीन साइंसेज नतीजों से पहले जोमैटो यहां पर आप 4 से 6% की वीकनेस आते हुए देख रहे हैं। तो वीक मूव इस काउंटर पर रही। ओवरऑल कैश मार्केट्स में भी आपने देखा कि बड़े बिग डाउन्स आए हैं। ग्राफाइट इंडिया पर, साथ ही JSW एनर्जी, ICICI सिक्योरिटीज, HEG, AB कैपिटल, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, हैप्पीएस्ट माइंड्स, हिंदुस्तान जिंक कुछ काउंटर्स जहां पर वीकनेस दिखी। स्मॉल कैप इंडेक्स 2% नीचे बंद होते हुए दिख रहा है। तो अनिल जी, ब्रॉडर मार्केट में था दबाव। निफ्टी बैंक 36,000 को होल्ड करते हुए दिख रहा है फाइनल क्लोजिंग के लेवल पर थोड़ी वीकनेस एंड में आती दिखी और एकदम सपाट क्लोजिंग नया रिकॉर्ड बनाने के बाद निफ्टी की सर। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए प्रोविजनल क्लोजिंग आती हुई। हरे निशान में सेंसेक्स और निफ्टी बंद होते हुए दिख रहे हैं और हल्के से लाल निशान में 36,000 के आसपास बैंक निफ्टी। फाइनल क्लोजिंग का करेंगे इंतजार, तब तक आइए बढ़ते हैं आगे। शाम के 5 बजे का शो आपको बता दें क्या कुछ होने वाला है आपके लिए, आपकी खबर आपका फायदा में। और आज का शो है बेहद खास, बेहद अहमियत वाला और ये आपके हमारे सबके लिए इम्पोर्टेंट है। आजकल लोगों में ब्लूटूथ, स्मार्टफोन और इससे जुड़ी हुई एक्सेसरीज का क्रेज बहुत बढ़ रहा है। लेकिन परेशानी की बात यह कि ज़्यादातर लोग इस शौक को पूरा करने के लिए सस्ती और नकली चीज़ें खरीदते हैं। फिर वो चाहे स्मार्ट वॉच हो, स्पीकर हो, पावर बैंक हो, ईयरफोन्स हो, ये सारे के सारे। और इस कैटेगरी में घटिया चीज़ें जो है ना, मतलब धड़ल्ले से बिक रही है, आराम से। और अभी की एक खबर ये है कि हाल ही में एक राजस्थान में एक नौजवान है, उसकी जान चली गई और वो इस वजह से गई कि उनका ईयरफोन जो है वो कान में ही ब्लास्ट कर गया। ऐसे में सवाल ये कि एक्सेसरीज़ के ये नकली और घटिया जो प्रोडक्ट्स बाज़ार में हैं, इन्हें बाज़ार में आने से कैसे रोका जाए। आप अगर ख़रीद रहे हैं तो क्या ध्यान रखें, एहतियात क्या रखें इनका इस्तेमाल करते वक्त, खतरे क्या हैं, इन्हीं पर हम आज करेंगे बातचीत। हमारे साथ होंगे 2 खास मेहमान। पारस हॉस्पिटल गुड़गांव के ENT विभाग के हेड डॉक्टर अमिताभ मलिक, गैजेट्स टू यूज़ के एडिटर अभिषेक भटनागर। इनसे हम बातचीत करेंगे कि अगर आप भी ऊंची दुकान, नकली दुकान के फीके पकवानों का शौक रखते हैं तो सावधान हो जाइए, शौक न दे शौक। ये है हमारा शाम का आज खास शो, शाम 5 बजे का मिस मत कीजिएगा। 6:30 मनी गुरु में आज है टैक्स हेल्पलाइन। टैक्स की दुनिया में कुछ बड़े बदलाव आए, इन बड़े बदलावों पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। जैसे कि ग्लोबल मिनिमम टैक्स क्या है, इसके आने से भारत में किस तरह के रिफॉर्म्स होंगे, भारतीय कंपनियों पर क्या फ़र्क पड़ेगा, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स हटने के क्या मायने हैं, गूगल टैक्स किन किन पर लगता है। इसी तरह से टैक्स के जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज मनी गुरु में टैक्स हेल्पलाइन में। आइए रात 8 बजे की हमारी इंडिया 360 डिग्री की पावर पैक बुलेटिन। दागी उम्मीदवारों पर नकेल कसने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। अब राजनीतिक दलों को चुनाव उम्मीदवार चुनने के 48 घंटों के भीतर ये बताना होगा
कि उनके उम्मीदवारों का क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का पॉलिटिकल पार्टीज में क्या असर पड़ेगा, क्या इससे कुछ पारदर्शिता आएगी, इस फैसले का पूरा असर क्या होगा, इस पर करेंगे बातचीत। खबरदार दागी उम्मीदवार। दूसरी कवर स्टोरी है हमारी, गर्मी की मार धरती लाचार, कहीं बारिश तो कहीं भारी गर्मी। जी हाँ, क्लाइमेट चेंज ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। यूनाइटेड नेशंस की माने तो गर्मी का कहर बढ़ने वाला है और यह हर 10 साल में बढ़ता जाएगा। यूएन क्लाइमेट रिपोर्ट में कई ऐसे आंकड़े आए जो हमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली आदतों के लिए इन्हें बदलने को मजबूर करेंगे। इंडिया 360 डिग्री में आज हम इस रिपोर्ट का करेंगे विश्लेषण और बताएंगे कि क्लाइमेट चेंज कैसे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डाल रहा है और डालेगा। देखिए खास पेशकश, गर्मी की मार धरती लाचार। इसके अलावा भी ढेर सारी खबरें आपके लिए देश दुनिया की, जो रात 8 बजे की इस प्राइम टाइम बुलेटिन में आपको सुनने देखने को मिलेगी। उसके लिए हमारे साथ जुड़िएगा जरूर। ओके, और इस बीच कल का एक शो वो भी आपको अभी से बता दिया जाए। कल सुबह 11 बजे फाइनेंशियल फ्रीडम का फॉर्मूला, HDFC म्यूचुअल फंड के MD और CEO नवनीत मुनोत साहब के साथ ये विशेष शो मिस मत कीजिएगा, सुबह 11 बजे। और उसकी एक झलक अभी आपके सामने। क्या कुछ बदला है 75 सालों में आज़ादी के बाद से निवेश करने के तौर तरीकों में? धीरे धीरे हम कैसे डेवलप होकर कहाँ बढ़ रहे हैं? एक 500 रुपये, 1000 रुपये की SIP के जरिए भी लाखों रुपए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की वेल्थ क्रिएट हो सकती है। जो अब अपने करियर की निवेश की शुरुआत कर रहे हैं, इनके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल हो? हम बोलते हैं स्टार्ट अर्ली, इन्वेस्ट रेगुलरली। अगर ये दो चीज़ अगर हम ध्यान कर लें तो बहुत फर्क पड़ जाता है। जितना जल्दी निवेश चालू करेंगे उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेटर ऑन आता है। अब एक तरफ ये लगता है मजे भी लेने जिंदगी के, एक ही जिंदगी है, और दूसरी तरफ आप तो कहते हैं बचाओ, पैसा लगाओ। तो फिर मतलब ये दोनों का सामंजस्य, हाँ, ये कश्मकश जो है, दोनों का सामंजस्य बहुत जरूरी है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में, आपकी ऐसी स्थिति नहीं हो कि आप लोन में ही रह जाएं और बाद में जो जिंदगी को लंबे समय तक एंजॉय करना है, राइट, 75-100 साल तक एंजॉय करना है अगले, तो उसके लिए आगे का सोचना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये कल सुबह 11 बजे फाइनेंशियल फ्रीडम का फॉर्मूला मिस मत कीजिएगा नवनीत मुनोत साहब के साथ। लेकिन आइए, बाजार की क्लोजिंग में मिस मत कीजिए, क्योंकि हरियाली दिख रही है। कम से कम घूम फिर के जहाँ भी हो, बंद हरे निशान में हुए। 16,280 ये है बंद का लेवल निफ्टी का, 22 पॉइंट ऊपर। इंटरडे में हमने रिकॉर्ड हाई बनाया है और अब तक की सेकंड बेस्ट क्लोजिंग आती हुई दिखी है। भले आपका मूड माहौल उतना मजबूत नहीं दिख रहा हो, चेहरे उतरे हुए हों, जो मिड कैप शेयर आपके पास हैं वो 5-5, 7-7% नीचे बंद हो, लेकिन इंडेक्स तो अपनी कहानी कह रहा है। इंडेक्स के हिसाब से तो ऑल इज वेल, यहाँ पर तो कोई समस्या नहीं। सेंसेक्स 150 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। निफ्टी बैंक 5 ही पॉइंट सही बंद तो ऊपर हुआ है। ये आपके लिए इस वक्त के सारे लेवल्स। विदा लेने का वक्त है। चोपड़ा साहब, धन्यवाद आपका, और साथ ही कुणाल जी, राकेश जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। वागले साहब, सुमित जी, विश्वेश जी और जय ठक्कर साहब, आपका भी दिल से धन्यवाद क्लोजिंग शो में हमारा साथ देने के लिए। कल सुबह आप सबसे फिर होगी मुलाकात। मुझे और दीप को दीजिए इजाजत। नमस्कार।